हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक है। मतलब एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर आप काइनेमेटिक्स में बहुत वीक रह गए ना, तो आप रोटेशन तक संघर्ष करते रहोगे। या फिर हम एक किसी चैप्टर की बात करते हैं, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग की चीजें हमें ज्यादा जान लगा के पढ़नी चाहिए, समय देना चाहिए। लास्ट की चीजों में थोड़ा कम भी समय दोगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा अगर स्टार्टिंग का पोर्शन स्ट्रांग होगा तो। मतलब ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर, समझने की कोशिश करिए। कोई भी सेक्शन आप स्टार्ट करें, जैसे मैकेनिक्स की बात करें, तो पूरे मैकेनिक्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म तभी करेंगे, सवाल रफ्तार में तभी सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं तो। और अगर आप काइनेमेटिक्स की बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितना अच्छे से सीखोगे ना, तभी तो स्पीड वेलोसिटी समझ पाओगे, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और स्पीड वेलोसिटी जितना अच्छे समझोगे उतना अच्छा एक्सीलरेशन समझ में आएगा, और ये तीनों चीजें समझ में आएगा तभी काइनेमेटिक्स से आगे सवाल हो पाएंगे। तो किसी भी चैप्टर को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उस पर ज्यादा समय दें। पता नहीं बच्चे और टीचर जल्दीबाजी करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हुआ फटाफट फटाफट, फिर लास्ट में खूब सारे सवाल में संघर्ष करते नहीं। पहले कंसेप्ट में संघर्ष करिए, तभी सवाल करने में रफ्तार आएगा, अगर मैं 12th की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 55% सिलेबस रखता है। उसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट है, उसका बेसिक है चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ। तो इतनी जल्दी क्या है खत्म करने की? मुझे पता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला F = K1Q2/r²। लेकिन जितना अच्छे से आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आएगा, उतने अच्छे से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ आएगा। वही बताते ना कूलम्ब्स लॉ। और जितना अच्छे तरीके से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ आएगा, उतनी अच्छे से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये समझ में आया मतलब इलेक्ट्रोस्टैट समझ आ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैट अगर समझ आ गया तो सीक्वेंस सीधा बनता चला जाएगा, तुम्हें मैग्नेटिज्म भी समझ आएगा। ठीक है, तो साहब पहले 2 लेक्चर में हमने चार्ज और कूलम्ब्स लॉ की बात करी थी। आज के लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 3 में हम क्या बात करेंगे? दंगल ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे होगा साहब आज दंगल, रफ्तार विथ एमआर। चले आगे बढ़े। सवाल को सॉल्व करने के नए तरीके, जनरल मिसकंसेप्शन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें गलत पढ़ते हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर स्टेबल। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। और कई किताबों में और कई जगह मैंने देखा है, लोग पढ़ाते हैं कि ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और सच तो ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी चार्ज का हो ही नहीं सकता कभी। अब तुम्हें पहले ही लगा आज मास्टर पागल हो गए, गलत पढ़ाएगा पक्का। नहीं बेटा, इसमें मैं सही पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आप कह ही नहीं सकते कि क्यू चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नो, नेवर पॉसिबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल। हाँ, उसमें कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि mg को इलेक्ट्रोस्टैट से बैलेंस कर लिया। अगर किसी पॉइंट चार्ज पे या किसी चार्ज बॉडी पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तभी तो मैंने लिखा है स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब था नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो आज का गोल है आपका दंगल ऑन कूलम्ब्स लॉ। फटाफट सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। खूब सारे सवाल करेंगे क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मैंने जोरदार तरीके से आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। चलिए बेटा, बहुत ही बेसिक सवाल है। प्लस क्यू, ये मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्ज रख दिए, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और उसके सेंटर पे मैंने रख दिया माइनस क्यू चार्ज। सेंटर पे क्या रख दिया साहब? माइनस क्यू चार्ज। देन फाइंड नेट फोर्स इन दिस माइनस क्यू चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस
माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू बताइए। चलिए रफ्तार में एकदम कैसे बताएंगे, तो बताइए एक बात बताइए, ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा सर, रिपेल। ये प्लस क्यू क्या करेगा सर, रिपेल। ये प्लस क्यू क्या करेगा सर, रिपेल। अच्छा रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा दादा। अरे हाँ सर गलती हो गई सर, अट्रैक्ट करेगा, ये तो इधर अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन ही बदल गया पूरा ना, इधर ये इधर ये इधर। लेकिन एक बात तुमने ध्यान दिया, ये रिपेल करता अगर ये प्लस क्यू होता तो, माइनस क्यू है इसलिए अपोजिट चार्ज हो गया तो अट्रैक्ट कर रहा है, सही बात। लेकिन यार पहले जो फोर्स बना था और अभी जो फोर्स का डायरेक्शन बना है तो लगभग एक ही जैसा रहा यार। पहले का डायग्राम तुम सोच के बना लेना, यहां पे प्लस क्यू रख लेना, स्मॉल प्लस क्यू, और तो बनाना रिपल्सिव फोर्स, और अभी अट्रैक्टिव फोर्स। क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? 100%। इस मैग्नीट्यूड के बराबर, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, हाँ, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस और इन दोनों का प्रोडक्ट, यहां से इसकी डिस्टेंस क्योंकि सेंटर से कॉर्नर है, और इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, यहां से इसकी डिस्टेंस और चार्जेस का प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं एक ही मैग्नीट्यूड के, और सिमेट्रिक है तीनों। ऐसा थोड़ी ना कि एक इधर लग रहा है 2 इधर लग रहा है, तो सिमेट्रिक ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एंगल होगा 120 डिग्री, ये भी एंगल होगा 120 डिग्री, और ये भी एंगल होगा 120 डिग्री। तो साहब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इस पॉइंट पे अगर एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा, तो इस F और F का वैल्यू इस 120 डिग्री पे कितना होगा? मैं चाह रहा हूं कि पहले 2 का तो रिजल्टेंट निकालू, फिर उसका सम तीसरे के साथ देखूंगा। तो सर यही दोनों क्यों, ये दोनों क्यों नहीं? तुम ये दोनों कर लो। सर ये दोनों क्यों नहीं? तुम ये दोनों कर लो। समझ में आ रहा है? तो इस F और F का नेट वेक्टर सम बीच में आएगा। 2 ऐसे वेक्टर का सम जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, रिजल्टेंट F ही होगा। अरे हाँ सर ये तो हम जानते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट F होगा, और दोनों के एग्जैक्टली बीच 60 डिग्री पे होगा। तो 120 डिग्री का आधा 60 डिग्री नीचे। अब ये भी F ऊपर है और ये F एग्जैक्टली नीचे है, दोनों एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अरे सर मतलब नेट फोर्स 0 आ गया माइनस के ऊपर। यस, इस स्क्वायर में देखते हैं, ये देखना बड़ा आसान है। अगर आपने यहां पे चार्ज प्लस क्यू ले लिया, पहले मैंने माइनस क्यू ले लिया था, इस बार प्लस क्यू रख लेते, चलो प्लस क्यू रखते हैं। इस प्लस क्यू पे ये क्या करेगा सर? रिपेल करेगा। इस प्लस क्यू को ये प्लस क्यू इस क्यू को क्या करेगा सर? रिपेल करेगा। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या तीनों ही रिपल्सन का मतलब चारों ही रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस ऑफ कोर्स, एफ 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 एफ। तो सर यहां देखा जाए कि ये एफ इस एफ को एग्जैक्टली कैंसिल करेगा, हाँ, और ये एफ इस एफ को कैंसिल करेगा, हाँ। तो सर नेट फोर्स हो गया आपका 0। अच्छा काम करते हैं, चलो यार, अगर मैं सेम डायग्राम बनाते हुए स्क्वायर ही लिया है, चारों कॉर्नर पे सेम पॉजिटिव चार्ज लिया है, यहां पे चार्ज मैं रख देता हूं माइनस क्यू। अब इस पे नेट फोर्स कितना होगा? अभी भी इस पे नेट फोर्स 0 होगा। अरे हाँ यार, अभी भी नेट फोर्स 0 होगा, पहले भी नेट फोर्स 0 था। मतलब चार्ज आप प्लस रखते हो माइनस रखते हो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा अगर मैं चार्ज यहां पे, बेटा देखना मजा आ जाएगा देख के, अगर मैं चार्ज यहां पे -2q रख दूं, अब इस पे नेट फोर्स कितना होगा? इस पे नेट फोर्स इन चारों की वजह से सर ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए कोई F फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी सर? F इज इक्वल टू K Q -2Q। -2Q नहीं लिखते हैं, याद है, बकलोली मत करना, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस हो, मैग्नीट्यूड बुद्धि से, मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से और डायरेक्शन बुद्धि से याद रखना, लिख लेना, कूलॉम्स लॉ के ऊपर लिख लेना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R²। ये मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से लिख लेना, मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से और डायरेक्शन बुद्धि से। ये है इसका MR*, लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी के पहले ऊपर, ठीक है ना। और दिखाना मुझे कि सर मैंने नोट्स में लिखा है मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से और डायरेक्शन बुद्धि से। अब देखिए, तो सर ये क्या करी सर? ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसकी वैल्यू K Q 2Q बटा R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, उतना ही फोर्स ये लगाएगा। बहुत आराम से देखो, ये जो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा वो इनके चार्ज के प्रोडक्ट और डिस्टेंस का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ये इनके चार्ज का प्रोडक्ट
और बटा डिस्टेंस का होल स्क्वायर, वो तो इस दोनों के पेयर के लिए और इन दोनों पेयर के लिए सेम आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर जो फोर्स आएगा उतना इधर फोर्स आएगा। मतलब आपको एक खास बात पता चली कि अगर कोई सिमेट्रिक पॉलीगन है जैसे इक्विलैटरल, ट्रायंगल और स्क्वायर, उसके कॉर्नर पे आपने सिमेट्रिक चार्ज रख दिया है, तो सेंटर पे आप कोई सा भी चार्ज रखे उस पे नेट फोर्स 0 ही होगा। सर आप ट्रायंगल और स्क्वायर बोलो, आपने सिमेट्रिक पॉलीगन क्यों बोला? क्योंकि सिमेट्रिक पॉलीगन में अगर आप हेक्सागन भी लेते हैं और उसके सेंटर पे अगर कोई सा भी छोटा सा स्मॉल क्यू चार्ज रख दो, इस पे नेट फोर्स 0 ही होगा। फिर पक्की बात है 200%। सर माइनस क्यू रखे तो 0 होगा, 10 क्यू रखे तो 0 होगा, 50 क्यू रखे तो 0 होगा, बशर्ते सिमेट्रिक पॉलीगन, हेक्सागन, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन होना चाहिए और चारों कॉर्नर पे सिमेट्रिक चार्ज होना चाहिए। बताओ इस पे नेट फोर्स बताओ। सब 0 होगा और क्या? नहीं सर प्रूफ करके बताओ। तू कर लेना, चल कर। सर मुझे नहीं लग रहा कि 0 होगा, कर लेना। आजा 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 दुल्हे राजा। देख, ये इसको रिपेल करेगा इधर, 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 ये वाला रिपेल करेगा इधर और ये वाला रिपेल करेगा इधर। सबके बीच में कितने का एंगल होगा? टोटल 360 को 6 से डिवाइड कर दे तो 60। ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा। वाह यार जोरदार। लेकिन मजा तो तब है, मजा तो तब है जब सवाल ये हो, सर क्या? आओ 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 और यहां पे चार्ज रखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। मजा तो तब है। तो सर अगर ऐसे करने पे उतर गए, इस बदतमीजी पे आप उतर गए, तो ऐसे तो 100 सवाल लिख दोगे। हाँ कि 100 सवाल करें हम? नहीं, कंसेप्ट सीख ले एक बार ढंग से। सवाल 100 बन सकते हैं, 100 नहीं 400 बन सकते हैं। एक सिंपल, मैं सिमेट्रिक पॉलीगन पे 400 अलग सवाल बना दूंगा। 400 अलग सवाल, कहीं भी रख दूंगा चार्ज को, कुछ भी रख दूंगा। 20 तो इसी हेक्सागन पे बना दूंगा। लेकिन कंसेप्ट हमें पता होगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो यहां पे चार्ज रख दिया हमने प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू। अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? क्या 0 लगेगा? नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक पॉलीगन नहीं है। ये इसको क्या करेगा सर? रिपेल। इधर जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतनी फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यस 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 यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा, है ना, प्लस प्लस रिपेल करता, उतने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट दादा, गॉट इट। जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी फोर्स से ये इसको रिपेल कर। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। भाई साहब मतलब ये फोर्स होगा 2F, अगर एक F है तो ये होगा 2F और ये होगा 2F। मजे आ गए साहब। सर अब सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से, प्यार से, इज्जत से। इस F की वैल्यू कितनी होगी? साइड लेंथ L है तो आपको पता है कि यहां से कॉर्नर से डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस L होता है। कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस L होता है। अच्छा, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है? L होता है। अब अगर कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस L है, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस क्या है बेटा? L है, तो F की वैल्यू निकाल लो। F हो जाएगा आपका, इधर लिख लेते हैं, F हो जाएगा आपको, भाई साहब कितना इसने बदतमीजी कर दिया है। F हो जाएगा K प्लस Q, सिर्फ Q लिखना है, माइनस नहीं ले लेना, इंटू स्मॉल क्यू बटा L स्क्वायर। ये F की वैल्यू होगी। अब बताओ ये एंगल 60 और ये भी एंगल 60, तो टोटल एंगल 120 होगा क्या? ये 2F और 2F के बीच में। हाँ, इफ एंगल बिटवीन 2N एंड 2F इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो इस 2F और इस 2F का रिजल्टेंट कितना होगा? सर इन दोनों 2F का रिजल्टेंट होगा 2F, क्योंकि दोनों के बीच में ये मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 है, तो 2F, और इधर पहले से 2F है, तो टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 4F। तो F नेट आपका आ जाएगा नथिंग बट 4K Q स्मॉल क्यू बटा L स्क्वायर। बताओ मजे आए कि नहीं आए एकदम। एक और सवाल बनाते हैं। बनाओ सर, बनाओ बनाओ, आओ आओ आओ। प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इसमें नेट फोर्स दिखाओ। एक मिनट, सॉरी, ये माइनस ये प्लस। अब इस पे नेट फोर्स दिखाओ कितना होगा नेट फोर्स। तो ये जो स्मॉल क्यू रखोगे, ये वाला क्या करेगा? सर ये प्लस क्यू के वजह से ये कौन सा रख रहे हो? चलो प्लस रख रहे हो तो रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, इधर होगा। ये प्लस क्यू
रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। तो भाई साहब ये 2f और ये 2f और ये 2f। अब इन 2f के बीच में एंगल होगा 120 120 120। देख लीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमको नहीं समझ में आया। तो देखो बेटा, हेक्सागन नहीं समझ आया तुम्हें, फिर तुम 9th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े थे। ऐसे बनाते हम, ऐसे बनाते। आपको पता है कि हर एंगल, टोटल एंगल एक प्लेन में 360 होता है और उसको 6 पार्ट में बांटा है। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, तो 60 होगा। अब तुम ये कैसे लाइन ड्रॉ करो, एक इधर है तो यहां से कॉर्नर से 60 और ये कॉर्नर 60, तो टोटल कितना हो गया 120। तो नेट फोर्स बताओ, इस केस में नेट फोर्स होगा 0। तो जो ट्रायंगल में हुआ वही स्क्वायर में हुआ, वही हेक्सागन में हुआ और वही पेंटागन में भी होगा। देखो इधर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, अगर इस पेंटागन के सेंटर पे कोई भी माइनस क्यू चार्ज रख दे तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि अगर सिमेट्रिक चार्जेस रखे हों, सर इसमें तो सिमेट्रिक नहीं था, इसमें भी सिमेट्रिक है। देखो, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, फिर एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, फिर एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, लेकिन इसको सिमेट्रिसिटी से अलग रखो। सिमेट्रिक का मतलब है सेम नेचर ऑफ चार्ज सारे पॉलीगन के कॉर्नर पे है, सेम नेचर ऑफ चार्ज सारे पॉलीगन के कॉर्नर पे, सेम नेचर ऑफ चार्ज सारे पॉलीगन के कॉर्नर पे, तब की बात की गई थी। कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। टिक टिक, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूं इसको ठीक। प्लस क्यू कोई खास बात नहीं है। प्लस क्यू तुम्हें लगा क्या हो गया, तो तुम थोड़ा पीछे करके लिख लेना बेटा, तुम थोड़ा पीछे करके लिख लेना। ये रहा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ आया? चलिए अब यहां पे देखिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऊपर में है प्लस क्यू, सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो आसान है। इसमें अब चेंज करते हैं हम थोड़ा, क्या चेंज करते हैं। अब बेटा इसको रख दिया हमने सिर्फ माइनस क्यू, इसको रख दिया हमने माइनस क्यू। अब इस पे फोर्स निकालिए कितना होगा। तो आपको अगर ये साइड लेंथ एल हो, तो मैंने सेंटर ऑफ मास में बता दिया था कि साइड लेंथ एल है तो कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये मैंने बता दिया था। अब बस एक छोटा सा चेंज आएगा, इस प्लस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव इधर लगेगा, बिल्कुल सही है। इस प्लस क्यू की वजह से इस माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव इधर लगेगा, ठीक है। इन दोनों में जो एंगल होगा 120 का होगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एफ है और ये एफ है, इसके वजह से जो फोर्स होगा है ना माइनस क्यू रिपल्सिव होगा, और वो कहां होगा, एग्जैक्टली इसके बीच में इधर, एग्जैक्टली इसके बीच में इधर। अब आपको बहुत आराम से सॉल्व करना है। ये टोटल एंगल 120 है, तो इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच में इधर ही आ जाएगा, है ना। बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। दिस वन इज होमवर्क, और ये बहुत मैंडेटरी होमवर्क नहीं है। मैंडेटरी मतलब ऐसा नहीं कि इसका सवाल सॉल्व करके आप सीना चौड़ा कर ले, नहीं बेटा, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। इस पे देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस माइनस क्यू पे नेट फोर्स क्या होगा, साइड लेंथ एल है तो, अगर इसका साइड लेंथ एल है तो। अब सुनिए ध्यान से, सर ये माइनस क्यू रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू इसको रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, डन। ये फोर्स 2F, अगर एक F है तो दो मिलके 2F और ये 2F, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो देखो ये हेक्सागन नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है स्क्वायर है। ऐसे देखो, ये स्क्वायर है। अब यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। सर 90 डिग्री। कैसे 90 90 90 90, 4 बराबर हिस्से में बटा है, तो अगर तुम इसको थीटा मानोगे तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो 4 थीटा बराबर 360, तो 90। तो यहां पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये है आपका 90 डिग्री। ओके, अब 90 डिग्री पे दो ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, 2F और 2F, √2 टाइम्स ऑफ फोर्स होता है, तो जो नेट फोर्स होगा यहां पे वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ये नेट फोर्स 2F। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 2F, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 2F, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ये आएगा, ये बनेगा 2√2। अब F की वैल्यू कितनी होगी, F कौन सा फोर्स था जो इन दोनों के बीच लगा था, या इन दोनों के बीच लगा था, इन दोनों के बीच लगा था, या इन दोनों के बीच लगा था, वो क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L/√2 का होल स्क्वायर। टोटल लेंथ अगर L है तो ये होता है √2L, इसका आधा L/√2। इसका स्क्वायर करोगे, √2 का होल स्क्वायर 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 4√2 K कैपिटल Q स्मॉल q बटा L स्क्वायर। अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो जरूर बता देना।
या नहीं तो समझ आ गया तो बोलना जोरदार बाबा जोरदार। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एक और तरह के सवाल पूछते हैं, सिमेट्रिक पॉलीगन पे एक कॉर्नर पे चार्ज मिसिंग कर देते हैं, मजा आ जाता है, एक कॉर्नर पे चार्ज होता ही नहीं है। सर वो कैसे? देखो 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन of side length L. The magnitude of the force on a point charge of the value minus q coulomb placed at the center of the hexagon. बात किसकी है? हेक्सागन की। 5 vertex, 5 corner of a regular hexagon of side L. 5 point charge, 5 ही चार्ज लाया प्लस क्यू का, 5 कॉर्नर पे रखा है, लेकिन कॉर्नर तो 6 है क्योंकि बात हेक्सागन की हुई है। बात किसकी हुई है? हेक्सागन की हुई है। ये बात हेक्सागन की है। अच्छा दादा, अच्छा, हाँ, तो ये आ गया आपका चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब हमारी जान निकलेगी। क्या निकलेगी? जान निकलेगी। साइड लेंथ एल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अब हमारी जान निकलेगी, क्योंकि सर अगर सिमेट्रिक रख देते तो हम नेट फोर्स सीधा 0 बता देते। अब इस पांचों का सम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस पांचों का सम निकालना पड़ेगा। इसका एक जोरदार एमआर स्टार सिखाएंगे आपको, और एकदम मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिएगा, एकदम बोलिएगा मस्त मजा आ गया एमआर, मस्त मजा आ गया एमआर, मस्त मजा आ गया एमआर स्टार। अब देखना, इस तरह के सवाल आपके जीवन में आएंगे। ठीक है सर, सवाल तो मुश्किल है सर। अभी देखो इसका धुआं धुआं कर देता है। हाउ सी, जो कॉर्नर एक्स्ट्रा छूटा हुआ है उसका एमआर स्टार कहता है प्लेस्ड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन रिमेनिंग कॉर्नर। और ये करते ही काम खत्म। सर अपने मन से हम प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज कैसे रख दे? प्लस क्यू और माइनस क्यू का नेट चार्ज क्या होता है सर? 0। तो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये भी तो है कि जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए न्यूट्रल है। अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज रखता हूं और एक माइनस क्यू चार्ज रख देता हूं तो फर्क क्या पड़ा पूरे सिस्टम में? सर पहले यहां पे कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी भी नेट चार्ज 0 है, लेकिन फोर्स तो लगेगा। पहले तो कुछ भी नहीं था तो फोर्स नहीं था इसकी वजह से, अब तो लगेगा। तो देखो जितना प्लस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, माइनस है इसलिए, उतना ही माइनस क्यू फोर्स लगा देगा रिपल्सिव। तो इन दोनों की वजह से इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। अच्छा हाँ सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मजा आ गया। तो साहब तो प्लस क्यू ये पेयर का तो फोर्स खत्म। अब सोचना, ये 6 क्यू हो गए अब तो। अब इन सारे कॉर्नर पे जो प्लस 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 उसके वजह से फोर्स 0, और जो रिमेनिंग बचा ये माइनस क्यू, उसके वजह से ये माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा रिपल्सिव इधर। बस वही अब निकालना है हमें, क्योंकि सिस्टम में पहले कितने चार्ज थे? 5। हमने 2 एक्स्ट्रा रखा, उसे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। क्या ये बात समझ में आया? अब टोटल चार्ज है 7। 7 में से 6 का फोर्स 0, तो बचा 1 का, वही इन सब का नेट होगा। अरे समझने वाले का तो मतलब अंदर से आत्मा बोल रही होगी, तृप्त हो गया सर, आत्मा तृप्त हो गया। ये फोर्स हो जाएगा आपका सिंपल। देखो हेक्सागन में साइड लेंथ ही कॉर्नर से सेंटर का लेंथ होता है, तो F इज इक्वल टू सिंपल यहां पे देखिएगा K Q स्क्वायर बटा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में रखा हुआ है। चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब मिसिंग कॉर्नर वाले सवाल कर लेंगे क्या? जैसे पेंटागन में सवाल बना देते हैं ऐसे, पेंटागन का तो बच्चा भयंकर परेशान कि साहब ये तो एक तो पेंटागन बना लिया, इसमें तो एंगल ही नहीं पता चल रहा क्या होगा। माइनस क्यू, इस पर चार्ज रखा प्लस क्यू, इस पर रखा प्लस क्यू, इस पर रखा प्लस क्यू, इस पर रखा प्लस क्यू, यहां पे कोई चार्ज है नहीं, और कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस बता दिया इन्होंने एल। कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस बता दिया एल, दिस द डिस्टेंस, एल इज अ डिस्टेंस, या एल बता दिया। चलो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस ये बता दें। अब इस पे नेट फोर्स बताइए जो चार्ज सेंटर पे रखा है, इस माइनस क्यू पे नेट फोर्स बताइए। साहब एक तो है इसका 1 पेज का कैलकुलेशन, पूरी मैथमेटिक्स जान लगा के सॉल्व करेगा। दूसरा है जोरदार है मास्टर, प्लस क्यू माइनस क्यू, खत्म। प्लस क्यू माइनस क्यू रख दो यहां पे सर, फिर तो ये सिमेट्रिक पेंटागन है। हाँ तो आंसर बचेगा, देखिए F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर आंसर।
और डायरेक्शन किधर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लस क्यू की वजह से इस पे फोर्स जीरो हो जाएगा सारा प्लस क्यू मिला के, और माइनस क्यू रिपेल करेगा, मतलब नीचे की तरफ, और होना भी चाहिए नीचे की तरफ। ये प्लस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू, नेट फोर्स नीचे की तरफ। तो कहीं नेट फोर्स इस पे कहां जाएगा, इधर की तरफ। ये होगा नेट फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमेशा बुद्धि से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। बताइए मजे आए कि नहीं है। नेक्स्ट, ये वाले सवाल जो कि हम पहले से कर चुके हैं। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 9q वेयर चार्ज इज प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस अ जीरो फोर्स। एक मिनट रुक जाइए। ये फोर्स देखिए, ये पे हमने आपको कंसेप्ट जोरदार एमआर स्टार बता दिया था। तो आपको एक सिमेट्रिक पॉलीगन का एमआर स्टार मिल गया। इसका एमआर स्टार आपको पहले से पता है, ये सारी चीज अच्छे से पता होना चाहिए। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 9q वेयर q चार्ज, यहां पे लिख देता हूं, वेयर q चार्ज इज प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। फाइंड डिस्टेंस, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में माइनस क्यू चार्ज यहां पे, प्लस 9q चार्ज यहां पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 18 मीटर का। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 9q से डिस्टेंस बताइए वेयर q चार्ज इज प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, जहां पे वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो सबसे पहली बात कि बिटवीन द टू चार्जेस की आउटसाइड द चार्जेस। सर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बीच में रख लेंगे याद नहीं है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, बीच में रख ले। बताइए क्या करेगा सर, ये माइनस और प्लस अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्ट, और ये प्लस और ये भी प्लस। और बेटा कभी गलती से मैं बोल दूं ना कि प्लस और माइनस है, रिपेल कर रहा, तो बस स्लिपिंग है, वो स्लिप ऑफ टंग है, उसको इशू मत बनाया ना कर, मतलब इशू बना दे। तो सर आपने यहां पे बोल दिया अट्रैक्शन जबकि रिपल्सन होना चाहिए था। भैया तुम्हें अट्रैक्शन रिपल्सन सिखा कौन रहा है? डोंट टीच एमआर। हाँ कोई कंसेप्चुअल गलती है तो बताओ सर, ये कंसेप्चुअल गलती तो है, ये स्लिप ऑफ टंग है बेटा, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक या स्लिप ऑफ टंग है छोटा सा, ठीक है बेटा, मेन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो अगर मैं यहां पे एक छोटा सा प्लस क्यू को रख देता हूं, प्लस क्यू को रख देता हूं, तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट, जोरदार तरीके से खींचेगा अपनी तरफ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू क्या करेगा सर, रिपेल। तो ये कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। उधर रख दे तो इधर अगर तुम कोई भी चार्ज रख दोगे तो इस बड़े चार्ज से डिस्टेंस कम, तो डिस्टेंस कम तो इसका फोर्स ज्यादा, और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, तो और भी फोर्स ज्यादा। मतलब तो 5वीं क्लास के बच्चे को समझ आ जाए, अगर उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला समझा दो, बोलो ये मास ज्यादा है डिस्टेंस कम है, तो बोले ज्यादा फोर्स लगाई और हाई ना लगा पाई, तो बीच में भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे होगा। और हमें यह पता है कि एक्स डिस्टेंस कितना होगा बताइए क्या है, एक्स इज इक्वल टू दोनों के बीच की डिस्टेंस r बटा √n-1। प्लस होता जब दोनों के बीच में लेते हैं और बाहर ले रहे तो माइनस। एक तरीका ये याद करने का, दोनों के बीच में लेते तो कम होना चाहिए था, नीचे प्लस लेते, बाहर ले रहे तो माइनस होगा बाहर ले रहे हैं तो माइनस होगा। ओके दिस इज कूल। सो व्हाट इज r is 18 एंड व्हाट इज n, कितना गुना ज्यादा है, 9 गुना √9 -1, 18 divided by 3 -1, 2 hence 9 meter. But this is not answer. This is not answer. Why this is not answer? Because ये कहां से पूछा है, कहां से पूछा है बताइए, कहां से पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से पूछा है। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 9q वेयर स्मॉल q चार्ज इज प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस अ जीरो फोर्स। कहां से पूछा है, दिस इज इंपॉर्टेंट मैन, कहां से पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये 9q से पूछा, तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, हमने तो छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकाला, हमें सब छोटे वाले चार्ज से निकालते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो 18 + 9 इज इक्वल टू 27 मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बताइए एकदम ही झन्नाटेदार, मजा आया कि नहीं आया सर, कितना कैलकुलेशन है। और इस तरह के सवाल में लोग पेज भर देते हैं साहब, पेज भर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज है बेटा Q और दूसरा चार्ज है NQ, दोनों के बीच में डिस्टेंस R, दोनों के बीच में डिस्टेंस R। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ Q
so that Q will be in equilibrium. So that Q will be in equilibrium. मेरा ये छोटा सवाल है. I'm not talking about the stable or unstable. I'm talking about equilibrium. Equilibrium is net force zero. I'm not talking about the stable or unstable. I'm talking about सिर्फ equilibrium. Right? तो बताइए क्या होगा इस सवाल का जवाब. सर आराम से सोचिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ खेल रहा हूं. क्यों खेल रहा हूं? क्योंकि मैंने वही सवाल पूछा है जो अभी अभी उससे सॉल्व किया है, या लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है, वही तो पूछ रहा हूं मैं. फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब एक्स्ट्रा क्यू चार्ज. यहां पे सिस्टम बना है, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस एन क्यू. सो दैट क्यू विल इन इक्विलिब्रियम, सो दैट क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि क्यू इक्विलिब्रियम में रहे. तो पोजीशन तो हम निकाल चुके हैं. पोजीशन बताओ कहां होगा. सर इस सवाल का सॉल्यूशन हम करम आओ करा, सवाल का सॉल्यूशन करा. तो सर देखो एक क्यू है ये, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है एन क्यू. यही तो हमने पिछली क्लास में करी थी. और दोनों में प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखा हो तो प्लस ही मानोगे ना दादा. तो यहां से सर एक्स डिस्टेंस आएगा, और उस एक्स की वैल्यू होगा आर बटा रूट एन प्लस वन. अच्छा, कई लोग इसको ऐसे सिखाते हैं, एक्स बराबर रूट अंडर क्यू वन बटा रूट अंडर क्यू टू प्लस रूट अंडर क्यू वन इंटू. अब कितना आसान सा फॉर्मूला, हर जगह लगेगा. काहे झोल ले रहा है? झोल क्यों ले रहा है? झोल लेने की जरूरत नहीं है. अच्छा ओके, झोल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है. समझ में आया? ओके अच्छा, तो तुम जानते हैं पोजीशन तो ये होगी, यही रखना पड़ेगा. बाकी कहीं भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, यही हो सकता बस. लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके वैल्यू पे इसका इक्विलिब्रियम में होना इस डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता. फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम. Q will be in equilibrium. यह बात समझ में आता है आपको कि नहीं? हम प्लस Q और प्लस एन क्यू के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं Q को कहां रखे ताकि Q इक्विलिब्रियम में रहे. अब Q को कहीं भी रख, सॉरी 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 सॉरी, Q को आप यहां रखिए, Q इक्विलिब्रियम में रहेगा. पोजीशन ये होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी रखो चलेगा. सर नहीं आया समझ? अरे दादा, ये Q का फोर्स इस पे रिपल्सिव इधर लगेगा F1, हाँ. ये एन क्यू का फोर्स इधर लाएगा, हाँ. इस F1 की वैल्यू बोल सर के क्यू क्यू बटा एक्स स्क्वायर. इसका बोल सर के क्यू एन क्यू. तो दोनों में क्यू क्यू आएगा ना, ये स्मॉल क्यू इस पे फोर्स लिख रहे हैं. हाँ हाँ, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होना है. इसको क्यू रख या क्यू डैश रख या 5Q रख या डैश डैश रख. हाँ, लेकिन एक तरह का सवाल यहां पे और बनता है बहुत जोरदार. कॉपी कर लिया था मैंने पहले, वो पीछे पे जो सवाल लिखा है ना वही है बेटा. फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम. देखो यही तो है, सेम है. अब मैं सवाल में क्या चेंज कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के कॉपी किया है कि तुम्हें फील आए. सो दैट पूरा मिटाने की जरूरत नहीं, यही मिटा रहा हूं. ये वाला दैट मैं फिर से लिख दूंगा. अरे यार मैं भूल ही गया क्या था. क्यू सो दैट, मुझे बस यही लिखना है, ये क्यू मिटाना है बस, ताकि तुम्हें ज्यादा फील आएगा. रुक जा. सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिर्फ ये ऐड किया है. फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम. फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम में तो सारे चार्ज आ गए, हमें सारे चार्ज की इक्विलिब्रियम की गारंटी देनी पड़ेगी. सिर्फ क्यू के इक्विलिब्रियम की गारंटी देने से काम नहीं चलेगा, सारे चार्ज की हमें इक्विलिब्रियम की गारंटी देनी पड़ेगी. अच्छा सर, देन हाउ कैन बी प्रोसीड? सबसे पहली बात, हमें पोजीशन वही रखना पड़ेगा. देखो ये क्यू है, ये एन क्यू है, ये एन क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है. बताओ क्यू को कहां रखे ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे. सबसे पहले सिस्टम को अगर तुम इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, उससे पहले इस स्मॉल क्यू की इक्विलिब्रियम की गारंटी देनी पड़ेगी ना. सिस्टम में तो सारे चार्ज आ गए,
स्मॉल क्यू भी, ये भी, तो पहले स्मॉल क्यू को तो इक्विलिब्रियम में रख। सर ठीक है, वो तो हम यहां पे रखेंगे, पोजीशन हमको पता है, कितनी पोजीशन होती है, x इज इक्वल टू आर बटा रूट एन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, सेम नेचर का चार्ज प्लस वन। ये तो पोजीशन तो पता चल गया, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, रुक जा भी। क्या यहां पे रखने पे ये इक्विलिब्रियम में आ गया? हाँ, एक इक्विलिब्रियम में आ गया। इस पर नेट फोर्स 0 है, अगर इस पोजीशन पे इसको रखा है तो ये गारंटी है। इसका अभी तक नहीं पता, तो हम कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, क्यू या एन क्यू ले लेते हैं, इस पे फोर्स 0 कर देते हैं। तो सर इस पे 0 करोगे तो चलो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये आ गया, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में, तो ये होगा ही। कैसे 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 ऑटोमेटिकली सोचो कि ये 3 है इस सिस्टम में। याद है मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ मास कैसे पढ़ाया था, याद है? ये सिस्टम है, याद है तो बता। एक बस बनाया था, बस में रामलाल ने पिंकी को कूट दिया, पिंकी ने बबीता को कूट दिया, फुजरी ने कल्लू को कूट दिया, सब एक दूसरे में लड़ मर रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसका कहीं नहीं जा रहा था। ठीक है, अब तुमने बोला ये इक्विलिब्रियम में, और बोला कि ये भी इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों रेस्ट में आ गए, ये कहीं नहीं भाग रहे। अब ये इक्विलिब्रियम में अगर नहीं आता, ये कहीं भाग जाता है, तो सेंटर ऑफ मास को तो आगे पीछे ले जाएगा ना। हाँ, लेकिन बाहर से तो कोई नेट फोर्स लगा नहीं इस पे। आई रिपीट द स्टेटमेंट, रिपीट द स्टेटमेंट, इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, ये तो है, यहां पे रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम में है, और मैं इस पे भी नेट फोर्स 0 मान लेता हूं। कैसे? मान लो ये एन क्यू है, ये क्यू है, तो रिपेल करेगा इधर F1 से, और ये तुम्हारा जो क्यू है वो पक्की बात है अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा। सर आपको कैसे पता? तो ये निगेटिव होगा, और क्या बात आ ना, सुन ना, ये प्लस रख या माइनस रख, अगर इस पोजीशन पे रख दोगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही। यहां पे अपनी मैंने प्रूफ कर दिया, तो एक की इक्विलिब्रियम की गारंटी हो गई। अब इसके इक्विलिब्रियम की गारंटी देने के लिए, अगर ये वाला चार्ज प्लस है और ये प्लस है, सेम नेचर का चार्ज है, तभी यहां पे बीच में आएगा ये, इसको कर रहा रिपेल, तो पक्की बात है ये अट्रैक्ट करना चाहिए, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो बुद्धि से निकाला हमने। तो सर ये फिर नेट फोर्स 0 कर दो, आओ करते हैं नेट फोर्स 0। तो ये वाला फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी कहीं नहीं भाग रहा, ये भी कहीं नहीं भाग रहा, ये अकेले कैसे भाग जाएगा? ये अगर भाग जाएगा तो इसकी लोकेशन चेंज होगी, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अकेले लेके इधर उधर भागता रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि बाहर से कोई फोर्स सिस्टम पे लगा नहीं, ये इस पे लगाया, ये इस पे लगाया, ये इस पे लगाया, सब आपस में फोर्स लगा रहे हैं। अगर दो इक्विलिब्रियम में तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा ही। तो फटाफट हम देखते हैं ये वाला फोर्स कितना होगा। तो K चार्ज Q उधर NQ बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस R² बराबर, ये डिस्टेंस x है। हाँ, तो K चार्ज बोलो Q, ये चार्ज बोला स्मॉल q, सर माइनस पाक बकलोल मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसलिए तो तुमसे सवाल नहीं होता था, बटा इनके बीच की डिस्टेंस x जो ये रही, ये लिखो R बटा रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब सुनो, K से K कटेगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कटेगा, स्मॉल q नहीं कटेगा, नहीं स्मॉल q तो एक ही में है, एक ही कैपिटल Q कटेगा। ओके, डोंट वरी। अब इसको यहां ले आता हूं मैं, तो उधर है बेटा n q बटा R² इज इक्वल टू स्मॉल q बटा R² रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या नीचे R², देखो ना बेटा, ये R² रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो स्मॉल q बराबर क्या आएगा? स्मॉल q बराबर आएगा n टाइम्स q बटा रूट अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ये तो लगभग पहले जैसे हो गया। हाँ, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, डायरेक्शन आपको पता है, नेचर आपको पता है, ये माइनस होना चाहिए तो माइनस लगा दीजिए। वो हमेशा बुद्धि से निकालोगे, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना ही है तो इसमें नेट फोर्स हमें 0 करना ही पड़ेगा। कब होगा? तो हमने नेट फोर्स 0 कर दिया, दोनों की फोर्स बराबर कर दी, जितना इधर उतना इधर, तो ये माइनस होगा, तभी तो इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस हमने बुद्धि से लगाया। इसको ये आपको रटना है, ये आपका जोरदार MR* विथ MR रट्टा, MR रट्टा, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया, किताबों में ये नहीं होता। किताबों में क्या होता है? अजीब सा होता है। तो MR* विथ MR रट्टा बताता हूं, ये सही है कि गलत, इस बात की क्या गारंटी होगी? सर डायमेंशन, क्या डायमेंशन सही है? हां, देख लो, n का कोई डायमेंशन नहीं, इधर चार्ज उधर चार्ज, तो हमें q की वैल्यू निकालनी थी, हमें स्मॉल q की इसकी वैल्यू निकालनी, ये कैपिटल Q के टर्म्स में आ जाएगा। तो n टाइम्स कैपिटल Q, n टाइम्स स्मॉलर चार्ज, मतलब सॉरी जो बिगर चार्ज है उसकी वैल्यू,
स्मॉलर चार्ज नहीं लिखना, जो ज्यादा वाला चार्ज है उसकी वैल्यू एन क्यू बटा रूट एन प्लस वन। एन जानते हो ना, इस चार्ज के कंपेयर में ये कितना गुना है, तो हमें एन क्यू लेना, ऊपर में क्या लेना, एन क्यू। सर एन क्यू की वैल्यू ज्यादा हुई जरूरी नहीं है, अगर एन हाफ है तो, हाँ अगर एन हाफ है तो आपको यहां पे लेना है क्यू, एन हाफ इंटू क्यू, मतलब हमें एन क्यू लेना है बस, एन मे बी हाफ, मे बी टू, मे बी थ्री, एन क्यू बटा जैसा यहां पे एक्स था देखो रूट एन प्लस वन, उसी तरीके से रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर यही अपोजिट नेचर के चार्ज होते, ये क्यू और ये माइनस क्यू होता, तो फॉर्मूला खुद बना लो जैसे इसमें बनाया था। सर कैसे बनाए, कुछ मत कर, यहां प्लस था यहां पे माइनस करते, बस रूट एन माइनस वन, ये होगा माइनस एन क्यू बटा रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। आते हैं देखते हैं इस पे सवाल, सवाल देखना एकदम गर्दा कर दोगे सवाल। 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, सॉरी प्लस 4 क्यू, देखो 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4 क्यू, ये रहा आपका प्लस 4 क्यू, एंड स्मॉल क्यू आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर, स्मॉल क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। डर ही गया था यार मैं तो थोड़ी देर के लिए। वेयर शुड बी थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, है ना, चलो ये छोटा छोटा चार्ज ले लिया क्यू और ये 4 क्यू, प्लस क्यू को कहां रखे, सो दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखो दिस इज टॉकिंग अबाउट द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात की है। अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू विल बी प्लेस्ड सो दैट वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस सो दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू आर बटा रूट एन हो जाएगा आपका 4 प्लस ना हाँ प्लस सेम नेचर के चार्ज है 1 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा आपका r/4। ठीक है, तो ये r/4 पे आएगा, r/4 पे एक भी आंसर नहीं है, r/3 r/4 आ रहा है यार, 4q एंड q सही लिखा है, तो r डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 प्लस 1, रूट अंडर 4 आएगा 2, अच्छा सॉरी मैं क्या कर दिया, रूट 4 आपका आ जाएगा 2 प्लस 1, और ये स्क्वायर कहां आता है, सिंपल रूट एन प्लस 1 ही तो होता है, x इज इक्वल टू आर बटा रूट अंडर एन प्लस 1, ये तो x निकाल लेना बस, r बटा रूट एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 रूट 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा r, रूट 4 इज 2 प्लस 1 3, r/3, तो q से r/3 पे आ रहा है, तो q से r/3 ये आ गया, देखो r/3 फ्रॉम q, सही हो गया। होल सिस्टम इन विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखने के लिए पोजीशन तो ये होना चाहिए ना, अब चार्ज की मैग्नीट्यूड उसने पूछी नहीं तो हम क्या करें, r/3 फ्रॉम q सही है, हो गया ये तो। मान लो मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखने के लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू भी निकालूं, तो कैपिटल क्यू हो जाएगा आपका एन क्यू, एन इंटू क्यू डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू बोलो सर 4 गुना 4 क्यू बटा रूट 4 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 का होल स्क्वायर 9 4q/9, ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए माइनस साइन के साथ, माइनस 4q/9, सर माइनस ही क्यों, अच्छा चल तू प्लस रख ले, चल प्लस रख ले, अगर तुम यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई प्लस चार्ज रखो, सब प्लस प्लस तो सब एक दूसरे रिपेल करेगा, कहां से इक्विलिब्रियम आएगा, तो बुद्धि से हमें प्लस माइनस बताना होता है, और इतने मुश्किल सवाल पूछे भी नहीं जाते। फाइंड वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ क्यू, देखिए फाइंड वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, फाइंड वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ ए स्मॉल क्यू सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। पहले सिस्टम में 2 चार्ज है, प्लस क्यू एंड प्लस 16 क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर का। तीसरा चार्ज इस स्मॉल क्यू को मैं कहां रखूं सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। कंप्लीट सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहां से हम कहीं x डिस्टेंस पे जाएंगे, x डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद हम यहां पे क्यू को रख देंगे, तो सर ये डिस्टेंस x कितना होना चाहिए, पोजीशन भी पूछा है, छोटे वाले चार्ज से होगा आपका r डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 1, r की वैल्यू टोटल 10 मीटर बटा रूट अंडर, देखो ये क्यू है वो 16 क्यू है, मतलब रूट 16 प्लस 1, रूट 16 प्लस 1 तो 4 प्लस 1 5, 10 बटा 5 इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर पर रखें। वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू जो क्यू की होगी वो होगी आपकी एन क्यू बटा रूट अंडर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू बोलो सर 16 क्यू बटा रूट एन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब जवाब होगा 16 क्यू बटा 25 विथ निगेटिव साइन। मक्खन
बस ये दो चीजें आपको याद रखना है। और ऐसे सवाल पूछते हैं बेटा, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। इसमें पोटेंशियल को भी मिक्स करते हैं, बताओ जहां फील्ड जीरो वहां पोटेंशियल क्या होगा, तो अगले चैप्टर में पोटेंशियल में पढ़ेंगे। 3 चार्जेस 4q plus 4q, yes, plus 4q, q and small q are placed in a straight line length l, straight line at a point, अच्छा ये ऐसे है, at a point 0, इसको रखा है बेटा 0 पे, एंड l/2 पे, अच्छा l/2 पे रखा है तुम्हारा प्लस q को, एंड l, मतलब यहां से टोटल लेंथ l, कोऑर्डिनेट है ये l,0, ये होगा l/2, 0, ये हो जाएगा 0,0। ओरिजिन पे रखा है, इसको l/2 पे रखा है, और ओरिजिन से ये l लेंथ पे रखा है, किसको, q को। ऑर्डर देखो ना, 4q, q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड स्ट्रेट लाइन एट अ लेंथ इतना डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन एंड रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले 4q फिर q फिर स्मॉल q। What would be the q order to make the net force on q will be 0? What should be q? What should be capital Q in order to make the net force on small q will be 0? स्मॉल q यहां पे, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसके लिए किसकी वैल्यू पूछी है, इस q की वैल्यू पूछी है। तो सर ये इक्विलिब्रियम में रखने वाली बात है ना, ये अलग सवाल है, क्योंकि चार्ज का पोजीशन तो उसने खुद ही डिसाइड किया। ये इक्विलिब्रियम में है क्या, पता नहीं, ये इक्विलिब्रियम में पता नहीं, वो तो बोल रहा है कि इन तीनों चार्ज का वैल्यू, इस प्लस क्यू का इन तीनों चार्ज को ऐसे रख दिया, तो इसका वैल्यू बताओ ताकि इस पे फोर्स 0 हो। वो तो पोजीशन खुद ही से डिसाइड करके आपको बता रहा है, ऐसा नहीं कि यहां पे हम रखेंगे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, नहीं, वो बता दिया चार्ज यहां रखा है, तो इस पे फोर्स अगर 0 है तो इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, बस और कोई खास बात नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये जो तुम्हारा 4q होगा, ये अपने प्लस वाले स्मॉल q को क्या करेगा, रिपेल, इधर फोर्स लगाएगा F1, जो कि होगा k, ये चार्ज q, वो चार्ज 4q, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 से लेके l स्क्वायर, बस। और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। सर ये तो पॉजिटिव था, जब कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव है। सर तो कैपिटल Q भी तो पॉजिटिव है, नहीं, कैपिटल Q तो हमें निकालना है, कैपिटल Q वैल्यू में बतानी है हमें, स्मॉल q पॉजिटिव वहां पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ F2, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। तो यहां से F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू होगी k स्मॉल q कैपिटल Q बटा इन दोनों के बीच की लेंथ होगी l/2 का होल स्क्वायर, बराबर रखेंगे k q कैपिटल Q बटा l स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू k q 4q बटा l स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा, k से k कटेगा, q से q कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो q की जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्मॉल q के बराबर होना चाहिए विथ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन कैसे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव लोगे तो दोनों मिलकर इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। समझ में आया? तो इस तरह के कुछ लॉजिकल सवाल इलेक्ट्रोस्टैट पे पूछ लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ q सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे समझना, अब हम लीनियर से पहले हमने क्या पढ़ा, सिमेट्रिक पॉलीगॉन, उस पर सिंपल सी बात करी, उसके बाद हमने लाइन पे इक्विलिब्रियम की बात करी, उस पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की, बस फिर सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात करी। अब यहां पे देखना, फाइंड वैल्यू ऑफ q सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये रहा स्मॉल q प्लेस्ड एट अ सेंटर, विच इज प्लेस्ड एट सेंटर। यहां पे समझने की कोशिश करना, अगर मैं तुमसे सवाल सिर्फ ये पूछूं, फाइंड वैल्यू ऑफ q, यहां पे रखा हुआ 2 मिसप्रिंट था इनका, गलती से 2 टाइप कर दिया इन्होंने, 2 नहीं है, स्मॉल q है, सेंटर पे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ q, ये स्मॉल q, सो दैट q विल बी इन इक्विलिब्रियम विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर। इस q की वैल्यू बताओ ताकि ये q इक्विलिब्रियम में रहे, तो बताओ आंसर क्या होगा, सोच के बोलो, कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। सर मे बी एनीथिंग, इस q की वैल्यू आप कुछ भी रखो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, क्यों रहेगा इक्विलिब्रियम में, सर इस पे नेट फोर्स 0 होनी है, इस पे क्या होनी है, नेट फोर्स 0 होनी है, तो इसको तुम कहीं भी रख दो, मतलब कितना भी रख दो, इस पे नेट फोर्स 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक पॉलीगन के कॉर्नर पे अगर सेम चार्ज रख दिया जाए तो उस पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सोच के बताओ। अब दूसरा सवाल है, इस क्यू की वैल्यू बताइए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये भी, इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, और ये चारों चार्ज एक ही तरह के जैसे हैं, एक ही तरह के मैग्नीट्यूड के और सिमेट्रिक प्लेस्ड है, तो इस पे अब हमें नेट फोर्स 0 करना है सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ठीक है ना, तो सॉल्व करो एक बार, मैं 2 मिनट में आप भाग के गया और आया, हेलो हेलो हेलो, आ गया है ना, तो स्किप कर देना इतना, और क्या। चलो बताओ, मेरी बात समझ रहे हो,
मैं सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात कर रहा। तो पूरे सिस्टम में अगर इस पे नेट फोर्स जीरो, यहां पे देखो, अगर तुम इसको यहां पे रखते हो तो इस पे नेट फोर्स जीरो ही होगा। देखो ना, सिमेट्रिक पॉलीगन है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये समझ में आ गया। अब इस पे हमें नेट फोर्स जीरो करना है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कैसे करें? और इस पे नेट फोर्स जीरो होने से क्या पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा? भाई साहब, ये इसके जैसा ही तो है, ये इसके जैसा ही तो है। इस पे नेट फोर्स जीरो, इस पे भी जीरो, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं करो, इक्विलिब्रियम पे। अब बताओ, तो ये वाला फोर्स, इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, इसका मैग्नीट्यूड एफ होगा, इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ ही होगा। अगर इसको मैं एफ मानता हूं तो ये अलग होगा एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है ना, के क्यू स्क्वायर बटा टोटल डिस्टेंस, अगर ये साइड लेंथ एल है तो रूट टू एल का होल स्क्वायर, रूट टू एल का होल स्क्वायर। और बेटा ये वाला जो फोर्स होगा एफ, इसकी वजह से इस पे लगा है रिपल्सिव, वो होगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, सेम चीज मैंने पढ़ाया हुआ था। तो नेट फोर्स बताओ क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर 1/2, देखो ये 1/2 प्लस रूट टू। ये नेट फोर्स लग रहा है इसके और इसके वजह से इस पे रिपल्सिव नेचर का। इतना ही फोर्स अगर ये वाला चार्ज अपनी तरफ लगा दे तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? हाँ, इतना ही फोर्स ये वाला लगा दे, एफ डबल डैश बराबर एफ डबल डैश, सो दैट नेट फोर्स विल बी जीरो, सो दैट नेट फोर्स विल बी जीरो। सर ये क्यू है, स्मॉल क्यू है, तो लिखो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको तुम लिख सकते हो, अगर एलसीएम में 2 ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2, है ना। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू बचेगा, इधर स्मॉल क्यू। अब ध्यान से देख लो, ये ऊपर जाएगा 2 और ये 2 को इधर भेज दो तो नीचे 4 हो जाएगा। मतलब स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 4, ये आंसर आएगा विथ निगेटिव साइन। वाई निगेटिव? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तीनों मिलकर इसको रिपेल कर रहा था, तो ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। अट्रैक्ट कैसे करेगा? जब सेंटर पे माइनस क्यू रखोगे, तो इस सेंटर पे जो चार्ज होगा माइनस कैपिटल क्यू 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 4, इतना चार्ज रखोगे तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, तब जाके ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पे सिस्टम। मजा आया कि नहीं आया? समझ आया ये बात? चलिए नेक्स्ट, 3 चार्ज इतना इतना आ रहे, ये तो अभी कर लिया हमने, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गया। वैसा ही एक सवाल और है, ये थोड़ा सा अलग है। क्या? फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3 if net force on Q3 is 0, not find, if net force on Q3, if net force on Q3, if net force on Q3 is 0, Q3 पे net force 0 है, F net is 0, then find relation between Q1 and Q2। यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस देखो A है, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस देखो A है। बहुत इजी है साहब, बहुत इजी है, मतलब इसका तो होमवर्क कर लेना, बस एक प्रैक्टिस के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी each of mass m and charge q are suspended from the 2 string of length l from a fixed point। अच्छा, ये हालांकि सवाल आसान है, अभी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी पता है? इसको हम पेंडुलम प्रॉब्लम के साथ करेंगे, पेंडुलम प्रॉब्लम के साथ करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ये सवाल देखिए, 4 charges each of q are placed at the 4 corners of a square and a charge q is placed at the center of the square। if the system is in equilibrium then value of q is, अभी किया हमने, अभी पूरा सॉल्व कराया था मैंने आपको। क्या आया था आंसर बताइए? ये वाला आया था, नीचे 4 था ये वाला। अब देखो चारों ये इक्वल चार्ज क्यों है, तो सेंटर पे जो चार्ज रखेंगे, अगर चारों कॉर्नर पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा ये आंसर। अब ये भी सेम सवाल करके दिखाया मैंने। अच्छा ये बताइए, एक जोरदार सवाल, 2 पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज है, मैग्नीट्यूड इक्वल है कि अनइक्वल है मैं नहीं पता, एक को हम Q1 मान लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीजेस बाय 10%, एक चार्ज को 10% बढ़ा दिया, एंड अदर चार्ज इज रिड्यूस बाय 10%, एक को 10% घटा दिया, एक को बढ़ाया 10%, दूसरे को 10% घटा दिया। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट दैट सेम डिस्टेंस वुड बी। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? आराम से थोड़ा सा सोच के बताइए जवाब। एक को 10% घटाया और दूसरे को 10%
एक को 10% बढ़ाया और दूसरे को 10% घटाया, तो नेट फोर्स साहब क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। मान लीजिए कि Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस आपका R है, तो इस पे फोर्स देखिए, ये Q1 है, ये Q2 है, तो फोर्स होगा K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू हमने लिख दी, है ना बेटा, फोर्स की वैल्यू हमने लिख दी, डन। फोर्स की वैल्यू हमने यहां पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है सर, एक को 10% बढ़ाना है, दूसरे को 10% घटाना है, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आपके हिसाब से बताइए आंसर क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से सोच के बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो 100 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एक को 10% बढ़ाया, दूसरे को 10% घटाया। तो जरूर बताना कि 100 न्यूटन कितने लोग बताए थे जवाब, जो कि गलत है, क्योंकि अरे सर 100 न्यूटन ही तो होगा, पहले 100 न्यूटन लग रहा था, एक को 10% बढ़ाया, दूसरे को 10% घटाया, तो यही तो आएगा, नहीं 99 न्यूटन आएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा, नहीं मैं कर ही देता हूं। चलो, पहले ये फोर्स था 100 न्यूटन, बाद में एफ डैश हो जाएगा कि इसको 10% मैंने मान लो बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा सर, 10% बढ़ाओगे तो 110% होगा। अरे ये तो इजी है ना, ऐसे करेगा, चल Q1 बराबर Q1 डैश बराबर Q1 प्लस 10% ऑफ Q1। अब सॉल्व कर, 10% बढ़ाना, तो जो था उसी में उसका 10% बढ़ा के ऐड कर दोगे, तो परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 एलसीएम लोगे तो 100 नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज आओगे 100 एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 10 110 Q1 110%, और दूसरे को 10% घटा दिया तो दूसरा हो जाएगा 90% ऑफ Q2 बटा आर का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये K आर स्क्वायर Q1 और ये Q2, ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा सर, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बटा, इसको प्रोडक्ट में तो इसको F लिख सकते हैं, तो F डैश बराबर F। 110 में परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे सर, 100 से डिवाइड कर देंगे। 90% में परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे सर, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, और पता है ये F की वैल्यू कितनी है, पहले 100 न्यूटन, तो इससे ये कटा 11 मल्टीप्लाई 9 99, मतलब आंसर होगा आपका 99 न्यूटन। मजे आए कि नहीं है, सवाल करके बताओ, मजा आया कि नहीं सवाल करके? फील कूलम्ब्स लॉ का फील विथ लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। आइए अब ये सवाल देखिए, बहुत जोरदार, मतलब आज के बाद आपको कोई किताब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कूलम्ब्स लॉ पे बेटा, मैं ही मिलेगा नया सवाल, नहीं मिलेगा। टू आइडेंटिकल स्फीयर आर गिवन इक्वल चार्जेस इन वन केस and opposite charges in other case having force F1 and F2 respectively. Distance between the sphere is not large as compared to the distance compared to the diameter. Then compare F1 and F2. बहुत बढ़िया सवाल है। Two identical sphere, ये MR वाला सवाल है, ये आपका होमवर्क है MR वाला, और जो MR वाला सवाल होगा ना उसको ऐसे लिख लेना, MR वाला सवाल, कोने में कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, इसको रिवीजन में जरूर रिवाइज करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज हुआ होगा, अच्छे से करना। टू आइडेंटिकल स्फीयर है, गिवन इक्वल चार्ज, एक में सेम नेचर ऑफ चार्ज दिया, दूसरे में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट देखिएगा, टू सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, टू सिमिलर स्फीयर, अ चार्ज प्लस क्यू and other have a charge minus q kept at a certain distance, किसी डिस्टेंस d पे रखा है। The force acts between them is F, F की वैल्यू हम लिख सकते हैं, F is equal to k q स्क्वायर बटा d स्क्वायर। सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस q एंड माइनस q, तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो q q है, तो k q स्क्वायर बटा d स्क्वायर, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। The force acts between them is F, F फोर्स ये रहा। If in the middle of the two sphere another similar sphere having charge plus q, बीच में एक प्लस क्यू चार्ज का एक स्फीयर रख दिया, देन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस पे कितना फोर्स लगेगा और किस तरफ लगेगा ये पूछा है। बड़ा आसान है, कैसे? ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू क्या करेगा सर, रिपेल, और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू क्या करेगा सर, अट्रैक्ट। तो ये दोनों हमें फोर्स जोड़ने हैं, और क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगे क्या? F1 F2 सेम होगा क्या? चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और डिस्टेंस होगा d/2, बीच में रखा, ये भी डिस्टेंस होगा d/2, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, ऐड होगा, तो जो नेट फोर्स होगा बेटा वो हो जाएगा डबल ऑफ एनी वन फोर्स। तो कोई भी एक फोर्स लिखोगे तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बटा d/2 का होल स्क्वायर, तो ये फोर्स हो जाएगा d/2, मतलब ऊपर जाएगा 8, सॉरी d/2, 2 का होल स्क्वायर 4, ऊपर चला जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8,
8k² बटा d²। अब साहब k² बटा d² को हम क्या लिख सकते हैं? ये रहा k² बटा d² को हम f लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8f। तो फोर्स होगा आपका 8f किस तरफ? -q की तरफ। तो ये भी गलत, 8f टुवर्ड्स द -q। हा, ऐसे खूब सवाल पूछे जाते हैं, खूब सारे सवाल ऐसे बेटा पूछे जाते हैं ना, तो अच्छे से हमें करना आना चाहिए। नेक्स्ट, a particle of mass m and carrying -q1 charge, a particle of mass m and carrying -q1 charge is moving around a charge plus q along a circular path of radius r. Find the period of revolution of this charge -q. This question have a different flavor than we have already solved in previous class. This question have a different flavor than a question which have already solved in a previous class. Previous class में हमने एक सवाल किया था, वो सवाल क्या था कि दो पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पे एक दूसरे के म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से घूम रहे हैं, मतलब दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। अच्छा, दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, दोनों ही सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। यहां पे क्या है? A particle of mass m carrying charge -q1 is moving around a charge +q2, और +q2 का कोई मास वास भी नहीं दिया है, बस +q2 चार्ज है, और इसके चारों तरफ मान लेते हैं किसी r रेडियस में लिखा भी होगा ऑफ रेडियस r, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इस q2 सेंटर पे और -q1 जिसका मास m है, चार्ज -q1 है, ये घूम रहा है किसी v स्पीड से। तो आपको बोला है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे? तो सर एक बात बताओ, ये फिक्स्ड है? हाँ ये फिक्स्ड है, इसको ये हिल नहीं रहा। अब ये जितना भी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो अपनी तरफ लगाएगा जो सेंटर से पास हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कितना? तो देखो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, लेकिन जब तुम्हें टाइम पीरियड निकालना हो ना तो उसको डायरेक्ट लिख लिया करो m⍵²r। इससे इजी तरीके से टाइम पीरियड डायरेक्ट आ जाता है, और तुम्हें टाइम पूछा है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये वाला लगाएंगे अपन। ओके, और ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू बताओ। तो k q1 q2 मैग्नीट्यूड ही निकालना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, तो r का होल स्क्वायर। पता है ये जो मैंने बात बोली है ना कि कुलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है, कुलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन बुद्धि से निकालना। ये तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या इस टॉपिक का सॉल्व कर दिया। तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, लंबे समय से बहुत सारे बच्चों को पढ़ा के मुझे जो समस्या लगी बच्चों में, वो ये लगी बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर यहाँ पे एक चार्ज प्लस एक माइनस है तो हम माइनस रख देंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा फोर्स, तो फिर कैसे होगा? अच्छा, जब 3-4 चार्ज होते हैं तो एक चार्ज माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो बच्चा क्या करता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन भी देखता है और फॉर्मूले में माइनस प्लस भी रख देता है। फिर कहता सर नहीं आ रहा, सर कैसे हो रहा समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूले में प्लस माइनस रखना ही नहीं है। k q1 q2 बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस r², स्मॉल r है तो स्मॉल r ही लेंगे, इज इक्वल टू m ओमेगा को रखेंगे 2π/T का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल r, ये आएगा। हमें t निकालना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यार। अच्छा कोई बात नहीं, इस r को नीचे ले आओ, मास को भी नीचे ले आओ, तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा k q1 q2 बटा m r3, ये तो बनेगा देखो ना, m और ये r², ये r3 इज इक्वल टू 2π/T का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी इधर लाओ तो ये हो जाएगा रूट, इज इक्वल टू 2π/T। तो t को यहां ले आओ, बाकी सारे टर्म को इस तरफ लाओ, तो t बराबर हो जाएगा आपका 2π रूट अंडर mr³ इंटू kq1 q2 kq3, ये आएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। t इज इक्वल टू 2π रूट अंडर mr³ बटा kq1 q2। कहीं सब कहीं नहीं दिख रहा, क्या निकाला आपने? एकदम बेकार सा दिख रहा है बेटा, ये रहा। सर कैसे? अरे भाई साहब नहीं दिख रहा यार, तो नहीं दिख रहा। हाँ कुछ गलत तो हुआ है, क्या क्या हुआ है? हुआ ये है गलत कि कुछ नहीं, पहले 2π को रूट के अंदर ले गया, वो बदतमीजी कर रहा। 2π बाहर नहीं, 2π को अंदर ले गया है भाई साहब। तो पाई को अंदर कर ले जाएगा तो एक k का पाई
के होता है रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक के का पाई तो नीचे 4 और वो 4, 16, ये रहा आंसर। अब तू समझ कैसे आया भाई साहब, इतना तो गणित कर ले मेरे दाल, इतना तो कर ले। इस 4 पाई को अंदर ले जा, सॉरी मतलब 2 पाई को अंदर ले जा तो 4 पाई स्क्वायर होगा, तो 4 पाई स्क्वायर और के को लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो एक 4 और 4 16 वाला टर्म आ जाएगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा, 16 वाला टर्म आ जाएगा। क्या आपको समझ आया ये बात, क्या आपको समझ आया ये बात, 16 वाला टर्म अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा पेंडुलम प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या होता है, पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से, इससे पहले अपन वो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम से पहले हम इक्विलिब्रियम वाला सवाल देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इक्विलिब्रियम में हम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इसका मतलब बताइए क्या होता है सर। इक्विलिब्रियम मीन्स नथिंग बट अ नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम मीन्स नथिंग बट अ नेट फोर्स जीरो। उसको नेट फोर्स जीरो से करने से मतलब, अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो, इसकी बात हुई। अच्छा, और अगर मैं बात करूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब तो फोर्स जीरो, लेकिन हम बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कटोरा ले लिया हमने, और इस कटोरे के एकदम मिड पे बीच में एक बॉल रखा हुआ है और ये रेस्ट में है। अगर ये बॉल यहां पे रखा हुआ है और ये रेस्ट में है तो सर पक्की बात है कि एक इक्विलिब्रियम हो गया। बॉल यहां पे आराम से रखा हुआ है, बॉल यहां पे आराम से रखा हुआ है, रेस्ट में, रेस्ट में बॉल, रेस्ट में बॉल। इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। ऐसे कटोरी ले लो, बॉल रख दो, तो ये इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं तो क्या होगा सर, भाग के आ जाएगा वापस। सर इसको उठा के यहां रख दूं तो क्या होगा, भाग के आ जाएगा वापस, भाग के वापस आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब अगर तुम इसको यहां रख दो तो भाग के वापस आ जाएगा, यहां रख दो तो भाग के वापस आ जाएगा, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉल यहां पे रखा हुआ है, अगर उठा के मैं इसको यहां रख दूं, है ना, धीरे धीरे उठा के ले जाऊं, यहां रख दो और छोड़ दूं तो वापस अपने पोजीशन पे भाग आएगा। और इस बॉल को उठा के मैं यहां रख दूं और छोड़ दूं, वापस अपने पोजीशन पे भाग आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उसको डिस्टर्ब करो, वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कहीं ऐसा हो यहां पे बॉल रखा हो, अगर गलती से तुम बॉल को उठा के यहां रख दोगे तो ये भाग के दूर चला जाएगा। गलती से बॉल को उठा के अगर तुम यहां रख दोगे तो भाग के दूर चला जाएगा, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उस पे नेट फोर्स जीरो है, उस पे नेट फोर्स जीरो है। अगर कोई बॉल इक्विलिब्रियम पे, अगर कोई बॉल इक्विलिब्रियम पे है, उस पे नेट फोर्स जीरो है, और उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, आगे ले जाओ और छोड़ दो, अगर वो अपने पोजीशन पे वापस नहीं आता है, चला जाता है, तो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। डन, ओके। अच्छा, एक बच्चा सवाल पूछा था यार, उसका मैं सवाल एड्रेस नहीं कर पाया, उसका सवाल घटिया था वैसे तो। वो कह रहा था कि सर अगर एक चार्ज प्लस क्यू हो और एक चार्ज माइनस क्यू हो तो इसका n तो 1 हो गया, n गुना हम लेते हैं ना कितना टाइम्स होता है। अब हम थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। फाइंड पोजीशन ऑफ Q so that Q will be in equilibrium। Q will be in equilibrium मतलब तुम्हें शर्म आना चाहिए बेटा, और एक बार शर्म आया तो जरूर बताना, एक बार शर्म आया तो जरूर बताना। देख, फाइंड पोजीशन ऑफ Q so that पोजीशन will be in equilibrium। एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, तो प्लस और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर, x बराबर लगेगा r बटा रूट अंडर n माइनस 1, ये लगेगा सर। r दोनों r, n की वैल्यू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1/0 इज इनफाइनाइट। मतलब x इन्फिनिटी पे जाके इस q को रखना पड़ेगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके रखना पड़ेगा, मतलब बहुत दूर, वहां जाके रखेगा कौन, मतलब कोई भी फाइनाइट पोजीशन यहां पे नहीं आ रहा। तो आप कह सकते हैं देयर नॉट एनी फाइनाइट पोजीशन where Q will be in equilibrium। मतलब इस Q को तुम कहीं भी रखोगे, इस पे नेट फोर्स लगेगा ही लगेगा, जीरो हो ही नहीं सकता है। रख के देख लो, रख के देख लो। अगर मान लो मैं इस Q को बीच में रख देता हूं तो ये इसको क्या करेगा सर, रिपेल,
ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, दोनों फोर साइड हो जाएगा, कहीं नहीं आ सकता। और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर मैं यहां रख दूं क्यू को एक्स पे, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि यहां से डिस्टेंस कम है, और ये इसको कम रिपेल कर पाएगा। मतलब इधर इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता है, और उस तरफ भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, इधर भी कहीं इक्विलिब्रियम नहीं हो पा रहा। अरे हाँ यार। अच्छा बताओ, प्लस क्यू हो तो सर, प्लस क्यू तो बहुत ईजी है, बीच में रख दो क्यू को r/2 पे, r/2 पे, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ, इसका पोजीशन डिफाइन हो जाता है। लेकिन गलती से ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इसका कोई भी फाइनाइट पोजीशन नहीं होगा जहां पे इक्विलिब्रियम में रह सके। इनफाइनाइट आ रहा है ना, पॉसिबल ही नहीं है। रख के देख लेना। तो सर अगर ये -2 की हो जाता तो आ जाएगा। सर अगर ये +2 की और ये माइनस की हो तो यहां पे कहीं आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के लिए। डन। अब मान लो कि कोई चार्ज है, दो चार्ज है प्लस क्यू। मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज भी है यहां पे, प्लस क्यू, सेम नेचर का चार्ज लिया, सेम नेचर का चार्ज लिया, और इसके बीच में कहीं मैंने सेंटर पे, मतलब एग्जैक्टली बीच में एक चार्ज रख दिया प्लस स्मॉल क्यू का, सेंटर बीच में, जैसे ये r/2 बोल देता हूं और इसको r/2 बोल देता हूं। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा अगर मैं 0 पे रख दूं तो, सॉरी मिड पोजीशन पे रख दूं तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? अगर मैं इसको मिड पे रखूंगा, मिड पे एकदम बीच में रखूंगा, तो ये प्लस क्यू इसको करेगा रिपेल कुछ F फोर्स से, उतना ही फोर्स से ये इसको करेगा रिपेल पीछे की तरफ, तो नेट फोर्स इस पे हो जाएगा 0। मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये हम कैसे चेक करें? तो इसको थोड़ा डिस्टर्ब करो। तो मान लो इस प्लस क्यू को उठा के मैं इधर ले जाता हूं, यहां पे ले आता हूं प्लस क्यू को उठा के। अब इस प्लस क्यू को उठा के मैंने यहां रख दिया, ये प्लस क्यू यहां आ गया, और यहां से रख के मैं इसको छोड़ देता हूं। तो जैसे ही मैं यहां से रख के इसको छोड़ूंगा तो ये प्लस क्यू कहां जाएगा? सर इस प्लस क्यू को छोड़ोगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, वो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं, लेकिन डिस्टेंस बड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहां रखा है तो डिस्टेंस कम है, तो ज्यादा फोर्स इधर लगेगा। और ये प्लस क्यू भी इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, लेकिन ये कम मैग्नीट्यूड से करेगा। हाँ, तो इस रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम, इसके रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में आगे लाएगा, तो ये भाग के फिर यहां पहुंच जाएगा। मतलब इसको उठा के मैंने यहां रखा था, देखिए इसको उठा के मैं यहां रखा और जैसे ही छोड़ूंगा तो फिर से वापस आ गया। इसी प्लस क्यू को उठा के मैं यहां रख दूं तो फिर से नेट फोर्स इधर की तरफ लाएगा और वापस आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस में कहीं भी इसको मैं डिस्टर्ब करके रख दूं तो वापस चला जा रहा है, मतलब अपने पोजीशन पे वापस आ गया। तो क्या लिखूंगा? प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम लेकिन सर आपने तो कहा था, अपनी बात को काट रहे हो, कहां गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैट इज नेवर पॉसिबल। दिस इज ट्रू। तो अब बताओ कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया? रुको, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो गलत है। स्टेटमेंट जो मैंने लिखा वो गलत है। क्या बात कर रहे हो, स्टेटमेंट गलत है? हाँ, अब इसमें गलती क्या वो बताओ। प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेटमेंट अधूरा है, कुछ गलत है। क्या गलत है बताओ, मजा आ जाएगा अगर तुम बता पाओगे तो। प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, और ओनली भी लगा दो तो और मजा आ जाए। प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। सिर्फ एक्स में, हां सिर्फ एक्स एक्सिस में ही ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, किसी और डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। कैसे? इसी प्लस क्यू को जो सेंटर पे एकदम ऊपर ले जाके छोड़ो, कहीं यहां पे ले आओ प्लस क्यू को। अगर यहां पे ले जाके छोड़ोगे तो बताओ ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा? रिपेल। और ये प्लस क्यू क्या करेगा? रिपेल। तो इन दोनों का नेट फोर्स कहां बनेगा? सर इन दोनों का नेट फोर्स ऊपर बनेगा। तो क्या ये प्लस क्यू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गया? सेम सिस्टम था, सेम सिस्टम, एकदम सेम सिस्टम, एकदम सेम सिस्टम। तो क्या बोलोगे? प्लस क्यू इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो साहब तुम्हें एक लाइन तो मिला जहां पे स्टेबल है और एक वाई एक्सिस में मिला जहां पे अनस्टेबल है, तो यहां भी ओनली लगाओ नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लाइनें जहां पे ये अनस्टेबल है। बताओ दूसरा लाइन कौन सा? इसको 3 डायमेंशन फिगर में समझ। अच्छा तू समझ रहा है ना, ये x से ये डिस्टेंस है बेटा r/2 और यहां से भी डिस्टेंस है ये r/2। बीच में चार्ज रखा है मैंने प्लस क्यू। इस पे नेट फोर्स बोल सर। इस पे नेट फोर्स यहां पे 0 होगा। देखना भाई, प्लस क्यू r/2 पे है, यहां से प्लस क्यू r/2 पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। जितना ये रिपल्सन का फोर्स आगे लगाएगा उतना ये रिपल्सन का फोर्स पीछे लगाएगा। अगर इस चार्ज को मैं ऊपर ले जाके यहां रख देता हूं तो ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल, प्लस क्यू रिपेल इधर, ये प्लस क्यू करेगा रिपेल इधर। तो इस प्लस क्यू और मतलब ये फोर्स एफ और इस फोर्स एफ का नेट फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं है और ऊपर की तरफ है, मतलब ये वापस आएगा। जैसे मैंने इसको उठा के यहां पे रखा था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे था, उठा के मैंने यहां रखा है तो वापस आएगा। क्यों चला जाएगा सर? चला जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ऐसा एक नहीं आएगा, हजारों आएंगे। कैसे? इधर रख ले, ये प्लस क्यू है, यहां रख ले। जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये मुक्का मेरा 2 प्लस क्यू है, एक्स सेंटर पे है और ऊपर ले तो अनस्टेबल, इधर लाऊं अनस्टेबल, इधर लाऊं अनस्टेबल, इधर लाऊं अनस्टेबल, ऐसे लाऊं अनस्टेबल। स्टेबल कहां है? यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। और थोड़ा इधर ले आऊं तो इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा तो वापस आ जाएगा। इधर लाऊं इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा, वापस आ जाएगा। ऊपर लाऊं इधर अनस्टेबल। अनस्टेबल की तो इधर भी है, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हजारों लाइन अनस्टेबल है। स्टेबल सिर्फ एक ही है। तो यही सेम चार्ज है, देखो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, स्मॉल क्यू सेम बीच में रखा है। ये दोनों कन्फिगरेशन सेम ही है कि अलग है? एकदम सेम है कन्फिगरेशन, सेम भाई साहब। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज सेम ही कन्फिगरेशन में है ना। हाँ लेकिन आपने डिस्टर्ब वाला किया। हाँ तो यहां पे इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। अब इसी के बारे में मैं पूछूं कि बताओ स्टेबल क्या अनस्टेबल? तुम बोलोगे कि एक्स में कर रहे हैं तो वापस आ रहा, वाई में नहीं आ रहा, तो एक्स में स्टेबल, वाई में अनस्टेबल, जेड में अनस्टेबल। फील आया इस बात का? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे प्लस क्यू चार्ज है साहब, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके सेंटर पे आपने एक चार्ज रख दिया r/2, यहां से r/2, यहां से प्लस क्यू एक स्मॉल चार्ज। आप मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं कि प्लस क्यू इज इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट सही है लिखना? क्या मैं लिख सकता हूं प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हां या ना? यस और नो, बस इतना बताइए। प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं क्या? मैंने यही बताया ना कि इन इलेक्ट्रोस्टैट स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नेवर पॉसिबल फॉर एनी चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज आप दुनिया में ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में कोई चार्ज आप नहीं ढूंढ सकते हैं जो यूनिवर्सली स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है किसी एक लाइन में गलती से स्टेबल आ जाएगा, तो ऐसे हजारों लाइन होंगे जिसमें वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यह है तो एक ही सिस्टम ना। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा, ये प्लस क्यू है, बताइए क्या मैं लिख सकता हूं प्लस की इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? सीधा लिख दिया मैंने। और कहीं किताब में अगर कोई लिख रहा है तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सही तो ये होगा कि प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। और सेम प्लस क्यू, कोई दूसरा सिस्टम नहीं, कोई दूसरा चार्ज नहीं, सेम प्लस क्यू इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम along इनफाइनाइट लाइन, ऐसे रख दो, यहां 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 रख दो, बहुत जगह, अनंत जगह पे इनफाइनाइट लाइन ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये प्लस क्यू अनस्टेबल है, और एक ही लाइन ऐसा है जहां पे ये स्टेबल है। तो कैसे आप कह सकते हो प्लस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम है? प्लस क्यू सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम में लॉन्ग एक्स एक्सिस। अच्छा इसी प्लस क्यू, सेम सिस्टम नहीं है, 2 प्लस क्यू है, इसके बीच में r/2 पे एक मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया और यहां से r/2 पे बीच में रख दिया माइनस क्यू चार्ज। अब अगर बेटा इस माइनस क्यू को मैं देखूं तो इक्विलिब्रियम में है क्या? हां, एफ नेट 0 होगा। कैसे? ये प्लस क्यू जितना इस पे अट्रैक्टिव फोर्स पीछे लगाएगा, ये प्लस क्यू उतना इस पे अट्रैक्टिव फोर्स आगे लगाएगा। सेम डिस्टेंस है, देखो r/2 सेम चार्ज है। अब अगर इसी प्लस माइनस क्यू को मैं उठा के यहां रख दूं, क्या यहां पे ये वापस जाएगा, इधर आ जाएगा? देखो ये प्लस क्यू डिस्टेंस कम होने से इस माइनस क्यू को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा बेटा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा।
और ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू से दूर हो गया तो थोड़ा स्लोली अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा। इसके डोमिनेटिंग होने से ये इधर आ जाएगा, मतलब वापस अब मिड पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो माइनस क्यू क्या हो गया सर, ये माइनस क्यू इज इन, ये वाला माइनस क्यू इज इन अनस्टेबल, मतलब वापस अपने पोजीशन पे नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, अगर मैं इस माइनस क्यू को उठा के यहां रख दूं, तो बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ होगा और अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। अरे भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। हाँ, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। इन दोनों का अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन एंटी पैरेलल भी नहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा कहीं, हाँ सर बीच में आएगा, एफ नेट इधर आएगा। तो एफ नेट इधर जहां था उसी के पोजीशन में तो क्या है, इस माइनस क्यू चार्ज को उठा के मैं यहां रखूं तो एफ नेट इधर ही लग रहा। मतलब क्या है, मतलब सर ये वापस आ जाएगा, मतलब यही माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस है। तो सर स्टेबल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे लाइन आएंगे, नहीं वाई और जेड एक्सिस में ही आएगा बस। मान लो ये दो सिस्टम है यहाँ पे और तुम इसको ऐसे ले जा रहे हो, इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसे इक्विलिब्रियम आ गया। सर ऐसे भी हो जाएगा, हाँ ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इधर ले जाकर छोड़ोगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो इस माइनस क्यू को यहां ले जाकर छोड़ो, इस लाइन पे माइनस क्यू को यहां रख दो, ये खींच लेगा क्योंकि इससे पास आएगा, इससे दूर जाएगा, इस तरफ नेट फोर्स आएगा कहीं। तो जनरलाइज स्टेटमेंट आप ये लिख पाओगे क्या कि माइनस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में? नहीं, माइनस क्यू वाई एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एक्स एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो देखना पड़ेगा, यूनिवर्सली स्टेबल इक्विलिब्रियम कहीं भी नहीं लिखा मिल सकता आपको। सर यूनिवर्सली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है कि, हाँ यूनिवर्सली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, मतलब एक चार्ज कहीं इक्विलिब्रियम पे है, उसको कहीं भी हिलाओ वो भाग जाएगा वहां से। हाँ बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे देखिए बेटा, ये प्लस क्यू, ये प्लस एन क्यू, मान लो प्लस एन क्यू, यहां से छोटे से डिस्टेंस पे बीच में एक कुछ माइनस क्यू चार्ज रखा है ना, एक्स डिस्टेंस पे रखोगे ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ये यूनिवर्सली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको इधर ले आओ तो क्या होगा कि इसको जब दूर ले जाओगे ना, जैसे इसको पास लाओ, यहां पे इक्विलिब्रियम है, इसको इधर लाओगे तो ये फोर्स डोमिनेटिंग होगा, बहुत डिस्टेंस कम हो गया, माइनस है, अट्रैक्टिव, ये इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इसके पास भाग जाएगा। और दूर ले जाओगे तो सर अब तो वापस आ जाएगा। तो इसको स्टेबल थोड़ी ना कह सकते, अगर मैं इसको इधर लाया, ये अपनी तरफ खींच लिया, तो ये लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं है सर, नहीं है सर, लेकिन इधर ले जाएंगे तो क्या पता पीछे आ जाए। नहीं बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेबल तभी होगा जब हम आगे ले जाए तो पीछे आए और पीछे ले जाए तो आगे आए, जैसे एसएचएम में होता था। तो इस प्लस क्यू को मैं इसके पास लाऊंगा तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। सर इससे भी कम होगा, लेकिन इससे अभी भी बहुत ज्यादा दूर है, थोड़ा भी इधर लाऊंगा तो इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब ये फोर्स डोमिनेटिंग होगा। इधर ले जाऊं तो अनस्टेबल, इधर लाऊं तो अनस्टेबल, यहां प्लस क्यू को ले जा, अनस्टेबल है ये, वापस यहां नहीं आएगा। क्यों आएगा वापस यहां? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, क्या नेट फोर्स इधर थोड़ी ना आएगा कुछ। तो यूनिवर्सली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा तुम बोल सकते हो। लेकिन किसी भी चार्ज के लिए तुम ये नहीं बोल सकते हो चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिर्फ इतना नहीं बोल सकते। अब ये बोल सकते हो चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग पर्टिकुलर एक्सिस, अलोंग पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे चलो ये चार्ज रख लिया आपने माइनस क्यू, यहां चार्ज रख लिया माइनस क्यू, और यहां पे चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू या स्मॉल माइनस क्यू। बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या कि नहीं? मिड में रखा है, r/2 r/, तो तुम बोलोगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। मैं जो सही बात बता रहा हूं वो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि रैंडम टीचर्स और किताब में एक चीज गलत लिख लेते हैं। अब ले लो एक्स इज इन इक्विलिब्रियम, अरे कैसे, मतलब माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, कैसे माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में, कैसे माइनस क्यू है? क्योंकि सर यहां पे माइनस क्यू को ले जाएंगे तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये कम रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन, इसका रिपल्सन आगे और इसका रिपल्सन पीछे, तो ये आगे डोमिनेटिंग हुआ यहां ले आएगा, इधर ले जाएंगे तो यहां आएगा। हाँ ठीक है, समझ आ गया। ऊपर ले जाएंगे तो डिस्टर्ब तो कहीं भी कर सकते हैं ना हम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस ओनली आएगा। ठीक है बेटा। और मान लीजिए यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, यहां पे स्मॉल क्यू रख दिया। अब बताओ इसका, तो इधर ले जाओगे ज्यादा ट्रैक्शन होगा, ये इधर पकड़ के खींच लेगा। वाई एक्सिस में ले जाओगे तो ये इसको करेगा अट्रैक्ट इधर, ये इसको करेगा अट्रैक्ट इधर, इस तरफ नेट फोर्स आएगा, है ना। इधर लाओगे तो ऊपर नेट फोर्स आएगा। तो कह सकते हो ये प्लस क्यू जो है, ये प्लस क्यू है,
वाई एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस में। और तुमसे सवाल भी ऐसा पूछेगा, सवाल ऐसे नहीं पूछेगा रैंडम कुछ भी कि बताओ क्यू इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तुमसे पूछेगा कि ये क्यू एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, रैंडम कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है बेटा, ये देखिए, टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी each of mass m and charge q are suspended from two string each of length l from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से जिसका l लेंथ का स्ट्रिंग अटैच किया है, दो टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी each of mass m charge q, इसका मास m चार्ज q, इसका मास m चार्ज q are suspended from the two string each of length l from a common fixed point। The whole system taken into orbiting satellite जहां पे वेटलेसनेस का फील होता है, mg की वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है। सैटेलाइट में वेटलेसनेस फील होता है ना, वहां पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे जो इफेक्टिव वेट होता है वो 0 हो जाता है। तभी तो सैटेलाइट में देखते हैं ना, जो सैटेलाइट में घूम रहा होगा उस पर नेट फोर्स हो जाता है 0, इफेक्टिव वेट हो जाता है उस पर 0। हाँ, तो क्या होगा, देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो mg तो लगेगा नहीं, इसमें इफेक्टिव g डैश हो जाता है 0 सैटेलाइट में, तो mg तो लगेगा नहीं। तो फिर लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, उसको सैटेलाइट से क्या मतलब है, उसको जी इफेक्टिव से क्या मतलब है। तो ये इसको रिपेल करना चाहेगा, तो रिपेल करेगा, mg तो उसको अपोज करने के लिए है नहीं, नीचे mg तो लग नहीं रहा, तो रिपेल करेंगे तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, दोनों दूर भागेंगे और दोनों दूर भागते भागते सीधा हो जाएंगे। ये आ जाएगा इधर m q और ये हो जाएगा m q। सर m का कोई रोल नहीं, अरे भाई जी इफेक्टिव 0 तो m का रोल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा। तो सर फिर तो अगर इसका FBD बनाए तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा इधर किसी फोर्स से जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू K, Q और Q चार्ज Q स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2L, क्योंकि यहां से अटैच है ये L और ये L, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 2L, तो 4L स्क्वायर। और इतना ही रस्सी में टेंशन होगा पीछे ठीक, ताकि इसको बैलेंस कर ले, है ना। जैसे तुम चार्ज और मास दो रस्सी से अटैच करके कॉमन पॉइंट मान लो ये ऐसे छोड़ा, तो mg लग रहा होता तो नीचे कुछ फोर्स लगता है ग्रेविटी, उससे नीचे झुका के रखता, लेकिन mg तो है नहीं, तो सीधा हो जाएगा पूरा। जब ये सीधा हो जाएगा तो पीछे t और आगे ये वाला फोर्स, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बटा 4l स्क्वायर, ये हो जाएगा k q स्क्वायर बटा 4l स्क्वायर, बस k q स्क्वायर बटा 4l स्क्वायर, दैट्स इट। बट ये पेंडुलम प्रॉब्लम एक अलग तरह से आता है इलेक्ट्रोस्टैट में। देखिएगा, हमने दो चार्ज लिया, दो चार्ज बॉडी ली, एक का चार्ज है q1 मास m1, दूसरे का चार्ज है q2 मास m2। अगर इसको मैं बोलूं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में बोलूं तो फोटो ऐसा बन जाएगा, ये दोनों स्ट्रिंग जो ऐसे लटके हुए हैं सीधे हो जाएंगे, इसके जैसे सीधे हो जाएंगे, पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन बोलो कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से मैंने फिक्स पॉइंट से अटैच किया, ये चार्ज है q1 मास m1, ये चार्ज है q2 मास m2, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करने भी चाहिए। रिपल्सन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन सेंट्रल फोर्स होता है, ये इसको जो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में करेगा, और ये वाला जो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है सर, ये दोनों हो गए रिपल्सन के डायरेक्शन, ये दोनों हो गए आपके रिपल्सन के डायरेक्शन। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। और जितना Q1 ने Q2 पे लगाया उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी सर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Fe, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस x मान लिया, ये L x कुछ मान लिया x स्क्वायर, और इतना ही फोर्स उस पे लगेगा। क्या M1 M2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? नहीं यार, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कमजोर होता है, 10 टू द पावर -13 टाइम्स कम होता है, 10 टू द पावर -13 टाइम्स कम होता है, 10 टू द पावर -13 टाइम्स फोर्स कम होता है। अच्छा, 10 टू द पावर -13 टाइम्स फोर्स कम है, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, अर्थ जो इस पे फोर्स लगेगा जिसको वेट कहते हैं वो इस पे नीचे लगेगा, तो कितना लगेगा, इस पे भी लगेगा। इसका मास m1 और ग्रेविटेशनल फोर्स g, इसका मास m2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स g, जिसकी वजह से ये नीचे खींचेगा इसको, तो थोड़ा इसका झुकाव नीचे की तरफ रह जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल कर रहा, लेकिन ये नीचे की तरफ लगातार खींच रहा, तो सर ये इधर एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेगा? बेटा रस्सी में टेंशन भी तो है कुछ टी, हाँ रस्सी में कुछ टेंशन होगा टी। क्या इसमें जितना टेंशन है इस रस्सी में उतना ही टेंशन होगा?
सोच के बताइए। नहीं बेटा, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लग रहा, लेकिन अब ध्यान से देखिए, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स तो अलग है। हाँ, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम है लेकिन दोनों का ग्रेविटेशनल अलग है। अब मैं मान लेता हूं कि ये वाला स्ट्रिंग कुछ वर्टिकल से एंगल बनाया θ1 और ये वाला स्ट्रिंग एंगल बनाया θ2, तो θ1 की वैल्यू होगी कितनी? तो इसके लिए तो हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले m1 का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ m1 को बेटा एक पॉइंट से जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, m1 को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको दिखेगा t1 इधर लग रहा, ओके बॉस, नीचे लग रहा आपका mg, ओके बॉस, f इधर लग रहा, ओके बॉस। तो इधर जो फोर्स लग रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं हम ढंग से। ये रहा आपका m1g, ये रहा आपका fe, और ये रहा आपका टेंशन T1, जो कि वर्टिकल से θ1 पे है। सर आपको कैसे पता? यहां पता ना, वर्टिकल से θ1 पे मान लिया था हमने। ओके सर, तो इस T1 का कंपोनेंट एक ऊपर जाएगा, एक पीछे जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होता तो सीधा हो जाते, ग्रेविटी होगा तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। सर बैलेंस होना जरूरी है क्या? बेटा आप देखो ना, T1 इधर खींच रहा है, m1 इधर खींच रहा है, और Fe इसको ऊपर उधर ले जा रहा, तो ये दोनों फोर्स मिलकर इसको बैलेंस कर लें। कहीं यहाँ पे रेस्ट में है, मतलब ऐसा सिस्टम बना के छोड़ दोगे ना तो ऐसा रहेगा। हाँ, मान हो सकता है कि इधर से एंगल θ1 ज्यादा हो, कुछ θ2 कम हो, ऐसे रहेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। दोनों का मास सेम होता और दोनों का चार्ज सेम होता तो बीच में रहता है ऐसे। तो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इक्विलिब्रियम की वजह से जब आप लिखेंगे नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, तो इसका मतलब यह है कि T1 का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, T1 sin θ1, और ऊपर क्या जाएगा? देखो ऊपर से एंगल बन रहा थीटा, देखो जैसे यहां से θ1 है तो ये भी θ1 होगा ना, तो ये हो जाएगा θ1 cos θ1। तो एक्स एक्सिस में फोर्स 0 कहेंगे आप, T1 sin θ1 इज इक्वल टू Fe, और ऊपर वाला हो जाएगा T1 cos θ1 बराबर m1g। जब आप इसको डिवाइड कर दें, कोई खास बात नहीं, इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे, तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस ये हो जाएगा tan θ1। तो tan θ1 इज नथिंग बट Fe बाई m1g। tan θ1 इज नथिंग बट Fe बाई m1g। tan θ1 इज नथिंग बट Fe बाई m1g। हाँ, इजी है, इजी है, Fe बटा m1g। अच्छा, अगर इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करता तो ये होता T1 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता T1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो T1 आ जाता आपका बाहर, स्क्वायर कहा मैंने, तो T1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, T1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, T1 का स्क्वायर बाहर, अंदर बचता साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आपके सामने कर रहा हूं ना मैं, इज इक्वल टू इधर हो जाता है Fe का होल स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर इधर ले जाओगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर Fe का होल स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर। मान लो तुमसे कह रहा है कि T1 की वैल्यू चाहिए मुझे m1g और Fe के टर्म्स में, तो ये रहा। वैसे T1 की वैल्यू तो यहां से भी निकाल सकते हैं, T1 बराबर Fe बाई साइन θ1, अगर तुम्हें एंगल पता हो तो। देखो ना, मैं ये नहीं लिख सकता T1 बराबर Fe बटा साइन θ1, अगर थीटा बता दे और Fe की वैल्यू बता दे, अच्छा mg बता दे और थीटा बता दे, तो थीटा इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू m1g बटा कॉस θ1। ये भी तो T1 है, लेकिन मान लो मुझे एंगल नहीं पता, मुझे Fe लिख सकता हूं और mg पता है, तो टेंशन की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ये रहा टेंशन की वैल्यू। ओके, अब बताओ यहां से tan θ1 कितना है? tan θ1 Fe बाई mg। किन किन बातों पे tan θ1 डिपेंड कर रहा है? ये जो एंगल है θ1 या tan θ1 बोल दो, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? सर Fe पे। Fe किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? सर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, k q1 q2 बटा दोनों को बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और पहले ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। θ1 पहले ऑब्जेक्ट का एंगल है वर्टिकल से, वो पहले ऑब्जेक्ट का मास और Fe पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ये वर्टिकल से θ2 बना रहा है, यहां पे वर्टिकल से θ2 बनाऊं, सिमिलरली एफबीडी जब बनाऊंगा इसी तरीके से, तुम्हें पता है लिख सकते हैं tan θ2 इज इक्वल टू आएगा Fe बटा m2g। ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? सर ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और इन चीजों पे डिपेंड कर रहा। ओके, अगर मैं tan θ1 और tan θ2 का रेशियो देखूं, tan θ1 बटा tan θ2, तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मेरे सामने आएगा। क्या? अगर मैं tan θ1 बटा tan θ2 देखूं, तो tan θ1 बोलो क्या है? सर tan θ1 है Fe बटा m1g, एंड व्हाट इज tan θ2? Fe बटा m2g। Fe से Fe कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका tan θ1 बटा tan θ2 इज इक्वल टू m2 बटा
m1 ये आ जाएगा सर। क्या जोरदार बात बताई। मतलब इनका जो tan थीटा है दोनों का रेशियो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं कि tan थीटा 1 की वैल्यू कितना होगी वो Fe पे डिपेंड कर रहा, लेकिन tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का रेशियो कितना होगा वो Fe पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम लग रहा और दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग लग रहा। अगर मैं मास को सेम रख दूं तो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 की वैल्यू बराबर होगी। कितनी होगी वो मैं नहीं पता, हमें अब रेशियो देख रहे हैं। देखो tan थीटा 1 की वैल्यू तो ये है, tan थीटा 2 की वैल्यू तो ये है। वैल्यू अगर एग्जैक्ट निकालो tan थीटा 2 की तो ये है, tan थीटा 1 की एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है। लेकिन 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 tan थीटा 1 और tan थीटा का रेशियो ये है, जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम। tan थीटा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास m1 और tan थीटा 2 में मास m2 ऊपर है। इस पे सवाल कैसा पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। सवाल देखिए, इफ q1 इज ग्रेटर देन q2 देन फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 वेयर m1 इज इक्वल टू m2। दोनों का मास सेम है, m1 बराबर m2, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। पहला बना रहा एंगल थीटा 1, दूसरा बना रहा एंगल थीटा 2। कितना एंगल बनाएगा ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है पहला ऑप्शन थीटा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा 2, दूसरा ऑप्शन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तीसरा एग्जैक्ट थीटा 1 कितना होगा ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि बड़ा कौन होगा, कंपैरिजन पूछा है, कंपैरिजन बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा ये पूछा है। तो सुनिएगा ध्यान से, tan थीटा 1 बटा tan थीटा 2 इज इक्वल टू होता है m2 बटा m1, और कह रहा मास बराबर है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, मतलब tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2। अब चार्ज चाहे तुम q1 को कितना भी रख दो, q2 को कितना भी रख दो, सर q1 बढ़ाएंगे तो थीटा 1 बढ़ेगा। हां q1, सिर्फ q1 बढ़ाओगे, सिर्फ q1 बढ़ाओगे तो थीटा 1 भी बढ़ेगा थीटा 2 भी बढ़ेगा। सर हाउ, बताता हूं। अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक से मत कराना, m2 तो इधर थीटा 2 ले लो, इधर 1 1 है तो इधर थीटा 1 ले लो। सुनो, मैं अगर सिर्फ थीटा 1 की बात करूं तो tan थीटा 1 क्या था सर, Fe बटा m1g। Fe की वैल्यू बोल, k q1 q2 बटा m1g। अगर तू q1 को बढ़ाए तो क्या थीटा 1 बढ़ेगा? हां। क्या थीटा 2 बढ़ेगा? हां। कैसे? तो थीटा 2 होता है बेटा k q1 q2 बटा एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर बटा m2g। अगर तू सिर्फ q1 को बढ़ाएगा तो q1 से थीटा 1 भी बढ़ेगा थीटा 2 भी बढ़ेगा, सेम रेशियो में। q2 को बढ़ाएगा तो थीटा 1 भी q2 पे डिपेंड कर रहा और थीटा 2 भी q2 पे डिपेंड कर रहा। अगर मुझे कंपेयर करना है तो इनका रेशियो देखूंगा, एग्जैक्टली Fe k q1 q2 एक्स स्क्वायर सब कट जाएगा, m1 और m2 बचेगा। मतलब अगर मास बराबर हो तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 बराबर ही होगा, चाहे तुम्हारा q कितना भी हो। एकदम ही जोरदार और बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक यहां पे MR स्टार बताऊंगा विथ MR रट्टा। क्या? जब भी इस पेंडुलम का सवाल हो, मतलब पेंडुलम मतलब चार्ज बॉडी को ऐसे पॉइंट से लटका दिया, जब भी इस तरह का पेंडुलम का सवाल हो तो याद रखिएगा एक चीज, वर्टिकल से जो एंगल लगाएगा वो Fe बटा mg के बराबर होगा। रट्टा दिस इज MR स्टार। मतलब दोनों लिखा हो तो बहुत जोरदार चीज है। सो इससे क्या होगा, इससे कई सवाल ऐसे आते हैं, जैसे ये नीट 2013 में पूछा है और IIT में पूछे हैं, ये नीट 2016 में पूछा, अच्छे अच्छे सवाल है। पहला एक पेज का कैलकुलेशन तो वहीं तक पहुंचता है, चाहे सवाल कोई सा भी, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, तो तू पहले करके रखना। जैसे मैं दिखाता हूं तुम्हें सवाल, ये एक पेज का कैलकुलेशन होता है इस सवाल का। और देखना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मैं बस आपको कह रहा हूं, टू पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट by the string of equal length, the equilibrium separation between them is r। दोनों के बीच में सेपरेशन r है और ये लेंथ y है, वर्टिकल लेंथ। नाउ द स्ट्रिंग आर rigidly clamped at a half of the height, then the equilibrium separation between the ball now becomes। equilibrium separation का मतलब है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। टू पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट by string of equal length, the equilibrium separation between them is r। Now the string are tightly clamped at the half of the height, then equilibrium separation between the ball becomes। मतलब दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे खास बात ये बोला है कि ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां का r है। अब मैं जबरदस्ती इसका स्ट्रिंग का लेंथ इक्वली रखा है दोनों का, लेकिन आधा कर दिया, जिससे हाइट y/2 हो गया। तो r डैश की वैल्यू बताइए क्या होगा, कैसे करोगे? सर मान लेते हैं कि यहां पे जो एंगल बनेगा ये एंगल उतना ही बनाएगा। कैसे? टू पिथ बॉल
कैरिंग इक्वल चार्ज, मास तो नहीं बोला सर इक्वल। एक बात बताओ, मास अलग बोला है क्या? नहीं, तू अलग लेगा क्या? तो क्या करें, इक्वल होगा दादा, सेम भी तो नहीं बोला ना। जब कुछ ना बोला हो तो सेम ही मान के, और बोला टू पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज, आइडेंटिकल पिथ बॉल है। तो यहां से tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा तेरा Fe बटा mg, बस। ये अगर एंगल थीटा है तो सर tan थीटा Fe बाई mg, लेकिन tan थीटा की वैल्यू तो कहीं पूछी नहीं है। तो बेटा ध्यान से रुको, अभी मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r दिया हुआ है और ये वर्टिकल हाइट y है, तो इसको r/2 ले लोगे आधा। हाँ, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो सर? परपेंडिकुलर हो जाएगा r/2 और बेस हो जाएगा अपना y, ये बनेगा इज इक्वल टू Fe की वैल्यू बोलो, क्योंकि इन दोनों केस में Fe अलग होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, बाद में r डैश है, तो Fe बोलो सर। ये k q1 q2 बटा r का, दोनों के बीच में डिस्टेंस r का स्क्वायर इंटू mg, ये आ जाएगा सर। ओके, अब यहां पे अगर ये डिस्टेंस उसने चेंज कर दिया वर्टिकल, तो यहां से एंगल कुछ और हो जाएगा, tan थीटा डैश। अब यहां पे tan थीटा डैश बराबर क्या होगा सर? tan थीटा डैश बराबर होगा नया वाला Fe बटा mg। अब tan थीटा डैश क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर बोलो r डैश बाई 2, लिखो r डैश बाई 2, बेस बोलो सर ये हाइट y बाई 2, ओके y बाई 2 इज इक्वल टू k q1 q2 बटा इन दोनों के बीच, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या? r डैश का स्क्वायर इनटू mg। क्लियर है? ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड कर दो, बताओ क्या है सर? इधर है r बटा 2y, देखो ना ये r बटा 2y, k q1 q2 r स्क्वायर बटा mg, k q1 q2 r स्क्वायर बटा mg, mg से mg कटा, k q1 q2 से k q1 q2 कटा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखो ये डिवीजन में ये भी नीचे है, ये y से, एक काम करो y रहने दो, ये 2y से ये 2y कटा, डन, दोनों के बीच में 2y सिर्फ बटा हाफ है, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 2r डैश। देखिए बेटा ये नीचे है 1 बटा 2 है, तो 2r डैश बटा यहाँ पे क्या बचा r इज इक्वल टू, इधर क्या बचा देखो, ये देखो r डैश का होल स्क्वायर है, इसको नीचे लाओगे, r स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटा r डैश का स्क्वायर। इस r को यहाँ ले जाओ तो क्या बनेगा सर? r क्यूब, 2 को नीचे ले आओ इज इक्वल टू r डैश स्क्वायर r डैश, तो ये हो जाएगा r डैश का क्यूब, इस क्यूब को इधर ले आओ, तो r डैश बराबर r बटा क्यूब रूट ऑफ 2, r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, ये आंसर फर्स्ट, r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब 2 का पावर 1/3, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। एक तो स्क्वायर रूट होता है, जैसे ये होता है रूट 2, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, मतलब स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं। ये रहा आपका आंसर। अब ये कहने को सवाल बहुत मुश्किल है, आपको लगेगा सर आपने कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया? देखो ये पहले एफबीडी बनाएगा, फिर टेंशन का एंगल बैलेंस करेगा, अल्टीमेटली आएगा यहीं पे, क्योंकि ये पेंडुलम प्रॉब्लम है, तो ये यूनिवर्सल है, tan थीटा बराबर Fe बाई mg। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe कैसे लिखा आपने? इन दोनों बीच में डिस्टेंस r, चार्ज q1 q2 मान लिया, तो k, और आइडेंटिकल चार्ज बोला था तो q स्क्वायर ही लिखते तो भी चल जाता, वो ज्यादा आसान होता, मैंने गलती किया। अब k u स्क्वायर लीजिए, k q स्क्वायर बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस r स्क्वायर बाई mg, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खत्म, खत्म कहानी। अब नीट 2016 का सवाल देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, ये यूरोडोव का सवाल है, यूरोडोव में इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 3 का सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैट, यूरोडोव का इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सर इलेक्ट्रोस्टैट में यूरोडोव से सवाल उठा लिया था नीट में, हाँ नीट में यूरोडोव से सवाल उठा लिया था, 16-17 पेपर थोड़े से मुश्किल बने थे, तो उसको छोड़ा ही था बच्चों ने, किया थोड़ी ना था। 45 सवाल और पूछे थे ना, तो सॉरी 44 सवाल तो और पूछे थे ना, जो 44 करके आएगा वो टॉप कर गया था उस साल, वो भी नहीं 41, 42, 43 जो करके आया था टॉप कर गया था, टॉप 10 में आ गया था। ये सवाल करके आना जरूरी नहीं, लेकिन देख लो अगर पूछा है तो। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट बाय द मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, बाय द मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d विच इज वेरी वेरी लेस देन d, सॉरी d इज वेरी वेरी लेस देन l, मतलब ये d डिस्टेंस पे है दोनों चार्ज, जो कि l से बहुत छोटा है, बहुत छोटा लेंथ है ये। अपार्ट बिकम्स देयर म्यूचुअल रिपल्सन, ड्यू टू देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्जेस बीइंग टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब चार्ज लीक करने लगा, चार्ज यहां से dq बाई dt लॉस करने लगा विथ अ कांस्टेंट रेट, मतलब dq बाई dt कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट रेट। एज अ रिजल्ट द सेपरेशन अप्रोचेज ईच अदर विथ अ वेलोसिटी v, इसकी वजह से ये v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ चलने लगे। देन v वेरीजेस एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर एज, अच्छा इनिशियली वो किसी d डिस्टेंस पे है,
मतलब इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच का क्या था, ये d था, बहुत कम है इनके लेंथ के कंपेयर में, बहुत कम है इनके लेंथ के कंपेयर में। अब आपसे बोला है कि चार्ज लीक करने लगा। अब चार्ज लीक करने लगा, यहां से कम होने लगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सॉरी प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कम होने लगेगा। अच्छा सर, इसमें पेंडुलम प्रॉब्लम में ऐसा नहीं बनाता एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ये सवाल का मतलब ही नहीं, ये दोनों चिपक जाएंगे। रिपल्सन कम होने लगेगा क्योंकि दोनों बॉडी से चार्ज लीक होने लगी। अब कैसे करें सवाल, बहुत आसान है। बोला है कि उनके बीच की डिस्टेंस मान लो किसी इंस्टेंट पे एक्स है, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू एक्स के फंक्शन में बताओ। देखो ना क्या लिखा है, v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। तो किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस तुमने मान लिया x, डन। अब सुनो, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा mg। सर mg तो ऐसे ही कांस्टेंट, mg से तो कोई मतलब है नहीं, mg बदलेगा क्या, चार्ज लीक करे ना लीक करे mg तो नहीं बदलेगा, mg तो ऐसे ही खत्म। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेटा क्या है, सर ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है, x/2 होगा। बेस बोलो, सर ये लेंथ, l ले लें, l लिख लो। सर लेकिन आपने l कैसे लिख लिया, l तो ये है बेटा, ये थीटा बहुत छोटा है, और थीटा बहुत अगर छोटा हो तो ये और ये सेम होता है, ये आ गया, इज इक्वल टू Fe बोलो। Fe तो k q1 q2 बटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x लिया था तो x² बटा mg। ओके, ये q1 q2 क्या हो जाएगा, सेम चार्ज है दोनों पे तो q², ये बचेगा आपका q², x² इधर जाएगा तो x³, x³ इज प्रोपोर्शनल टू q²। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में जो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन देखना है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है। सर चार्ज जो लीक कर रही है dq/dt कांस्टेंट एक चार्ज है, और दूसरा सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। क्या स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा, नहीं, l तो कांस्टेंट है। क्या 2 चेंज होगा, नहीं, mg चेंज होगा, नहीं, k चेंज होगा, नहीं, तो ये रिलेशन आएगा। हाँ, अब मैं इस रिलेशन में q को इधर लिख लेता हूं। सर क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि हमें क्या देखना है, पोजीशन ऑफ x है ना, एक मिनट, इस स्क्वायर को इधर ले आता हूं, q इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 लिख लेता हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें इसको वेलोसिटी के फॉर्मेट में चेंज करना है, और जब हमें वेलोसिटी के फॉर्मेट में चेंज करना होगा तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया आपका dq/dt, सिंपल t से डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आ गया dq/dt इज इक्वल टू 3/2 बाहर, हाँ सर, और ये d x का पावर 3/2 - 1 बटा dx इंटू x dx/dt। दोनों तरफ हमने टाइम से डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट आ जाएगा, और अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, अरे आ गया, वाह जल्दी आ गया, नहीं तो ये तो गलती हो जाता है। अब मैंने क्या किया कि हमें क्या चाहिए बताओ, हमें v चाहिए वेलोसिटी, dx/dt कांस्टेंट रहना है, x के फंक्शन में चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा dq/dt इज इक्वल टू 3/2 x का पावर 3/2 - 1 इंटू dx/dt। अच्छा, आउटसाइड इनसाइड रूल लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का अच्छा कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, क्योंकि इस सवाल का ना सॉल्यूशन अगर तुम देखोगे, इरोडोव का क्वेश्चन है नेट पे देखोगे, 1.5 पेज का है, लिटरली 12-13 लाइन में लिखा है। मैं तुम्हें जो समझाता हूँ समझना, सवाल पढ़ना। एक बार और कर देते ना, अब सेम ही करूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, यहां तक सेम ही लिखूंगा, लेकिन एक बार और समझाता हूं। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, मासलेस स्ट्रिंग है, लेंथ L है, इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, इनिशियली किसी d डिस्टेंस पे थे जो कि L से बहुत छोटा है, मतलब ये एंगल बहुत छोटा होगा। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्जेस बीइंग टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट dq/dt। dq/dt कांस्टेंट इसलिए लिखा है कि चार्ज यहां से लीक कर रहा है पर सेकेंड, चार्ज यहां से क्या हो रहा है, लीक कर रहा है, तो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, मतलब dq/dt चार्ज कम हो रहा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस किसी टाइम पे हमने x मान लिया।
being a leak from the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approaches with each other with a velocity v. किसी x पे उसकी वेलोसिटी v है. अब देखो एक दूसरे की तरफ अप्रोच क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से दूर गए थे, तो एक दूसरे की तरफ अप्रोच इसलिए करेंगे क्योंकि इनका रिपल्सन कम होगा. बहुत इजी है सर. ओके. एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमने यहां कोई थीटा एंगल मान लिया. हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe/mc. बस यहां से शुरू करने में कोई दिक्कत? कोई भी पेंडुलम का सवाल यहीं से शुरू करना है. ये यूनिवर्सल रिजल्ट है. हाँ, अगर छोटी चीज पूछ रहा है तो एफबीडी बनाना पड़ेगा. जैसे मान लो मैं टेंशन ही पूछ लूं, या बोलो कि ये टी है ये थीटा है, तो ये टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा बराबर mg, तो मैं बोलूं कि टी बराबर mg बाई कॉस थीटा होगा क्या? तो ये सब तो यहां से निकाल लोगे. अच्छा सवाल में 90% 99% सवाल में ये करना पड़ेगा आपको. tan थीटा परपेंडिकुलर, ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में x है, तो ये क्या होगा x/2 बाई बेस. ये लेंथ हमें लिखना है, तो क्या लिखे? हाइपोटेन्यूज रूट अंडर हाइपोटेन्यूज कॉल स्क्वायर माइनस बेस कॉल स्क्वायर. नहीं, ये l बराबर l, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो ये l हो जाएगा 2l बराबर Fe हो जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर इंटू mg. अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं q स्क्वायर बराबर x का पावर 3, क्योंकि mg कांस्टेंट, k कांस्टेंट, l कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये तो सब तो कांस्टेंट है. ये सब बेटा तो कांस्टेंट है. ओके. इस स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, तो q इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2. अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो देखिएगा ये हो जाएगा dq/dt, और इधर हो जाएगा बेटा, हाँ प्रोपोर्शनल साइन रख, आंसर में भी वही है, dx का पावर 3/2 बटा dt. दोनों तरफ हमने टाइम से डिफरेंशिएट कर. मैं एक गलती क्या कर रहा था यहां पे, जो मेरे दिमाग में आ गया कि भाई साहब ऊपर x है नीचे t है, डिफरेंशिएट ही नहीं होगा. और अगर ये dx/dt होता तो हम वेलोसिटी लिखते, ये dx/dt तो नहीं है. तो अब क्या करेंगे बेटा? अब हम ये करेंगे कि यहां पे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करेंगे. इस dx को यहां ले आएंगे, dt को आगे ले जाएंगे. ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूं. तो dq/dt तुम्हारा कांस्टेंट दे दिया है इसने, ये dq/dt कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक कर रहा है, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू, बेटा यहां पे dx ले जाओगे तो dx का पावर 3 बटा dx. तो क्या होगा सर? ये dx का पावर n बटा dx है, तो n बाहर, तो 3/2 बाहर, x का पावर 3/2 -1, तो हाफ आ जाएगा, x का पावर हाफ इनटू dx, और ये dt इधर आ गया dx/dt. dx/dt को हम क्या कह सकते हैं सर? ये वेलोसिटी है. ये 3/2 तो देखो कांस्टेंट ही है, x का पावर हाफ, इसको इधर ले आओ, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x. मतलब ये x का पावर हाफ, ये नीचे जाएगा ना, ये वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो इधर जाएगा तो नीचे आएगा x का पावर हाफ. इसको ऊपर ले जाओगे तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर -हाफ. ये आंसर, x का पावर -हाफ. और मैंने एकदम स्टेप वाइज लिखे हैं, ये किताबों में और नेट पे स्टेप वाइज नहीं करेगा ना तो 10 लाइन में आंसर निकाला है. मैंने हर एक चीज लिख के दिखाया है तुम्हें, हर एक चीज लिख के दिखाया. बस हाँ, ये यहां से शुरू किया हमने. देखो कितना आसान हो गया. क्या लिखा? ये लिखा. इसमें वेरिएबल हमें रखना है, x वेरी कर रहा और q वेरी कर रहा, कांस्टेंट रेट से वेरी कर रहा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यू. अब स्क्वायर को उधर लेगा तो x का पावर 3/2, तो q बराबर x का पावर 3/2, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 बटा dt. x को हम t से डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो यहां dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड किया, इस dx को यहां ले आया, तो dx का पावर 3/2 इंटू dx. हाँ, यहां पे तुम एक सवाल में से पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता चला कि स्क्वायर को उधर ले जाए, हम क्यूब को इधर क्यों नहीं लाए? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, सर हम क्यू स्क्वायर और एक्स क्यू को ही डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज की वैल्यू में पता नहीं. और मान लो मैं एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं, तो डी क्यू स्क्वायर बटा डी टी, तो फिर इसको मैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाऊंगा. कैसे करूं डिफरेंशिएट बता? डी क्यू स्क्वायर बटा डी टी, क्यू का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ नहीं होता, तो सर यहां पे dq बाई dt को कैसे करो? तो dq बाई dt तो रेट ऑफ dq ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है ना, dq बाई dt सिंपल, ये चलेगा. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हो गया dq बाई dt, चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. लेकिन dq स्क्वायर बटा dt का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? यहां तो फिर dq से मल्टीप्लाई और dq से डिवाइड करना पड़ेगा. ये dq इधर आएगा, ये dt इधर चला जाएगा, फिर यहां पे 2q बचेगा. अब चार्ज तो किसी इंस्टेंट पे हमें पता नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि चार्ज का पावर उधर चला जाए, चार्ज q बचे बस, ताकि q का डिफरेंशिएशन करते हैं dq बाई dt आ जाए. अब तुम्हारे मन में सर बहुत सवाल मुश्किल है. हाँ, यूरोडोव का है, जेई वाले भी नहीं कर पाते, यूरोडोव का है. उस यूरोडोव के सवाल को देखो 2 और 3-4 लाइन में हमने कर दिया, एक एक वर्ड सॉल्व किया तब जाके, नहीं तो आंसर तो यही दिख रहा है. ये वेलोसिटी और प्रोडक्ट उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, पावर निगेटिव होगा. बोलो मजे आए कि नहीं? एकदम बताओ. हाँ, ये एक सवाल है जिसको मैंने पहले से बोला, एमआर वाला सवाल है.
सर कैसे मार वाला सवाल एकदम जोरदार, कलम चलाओगे मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा एकदम। एक घड़ी बनाया मैंने, घड़ी का शेप में चार्ज रख दिया। सर कितना रखा है? 12 क्यू, 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 4 क्यू, 5 क्यू, 6 क्यू, 7 क्यू, 8 क्यू, 9 क्यू, 10 क्यू, 11 क्यू, घड़ी है एकदम जोरदार। और उसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया हमने माइनस क्यू, एक चार्ज रख दिया हमने माइनस क्यू। इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स बताओ कितना लगेगा नेट? जीरो नहीं होगा वो, नेट फोर्स कितना लगेगा? उसको तुम आई कैप जे कैप के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, इजी रहने के लिए ले लिया। मतलब सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस के चार्ज के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, चार्ज की वैल्यू 6 क्यू माइनस क्यू। तो माइनस से कोई मतलब नहीं, सीधा ये देखो कि इस पे फोर्स पूछा, इस माइनस क्यू पे फोर्स, फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू। तो ये सब मिलकर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लो कि ये एफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 12 एफ से करेगा, ये 2 एफ से करेगा, 3 एफ से, ये 4 एफ से, फिर एंगल 60, 60, 120, 20 से सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। और कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं है, एक यहां फोटो बनेगा, दूसरा 2 फोटो, 3 फोटो, चौथे फोटो में आंसर, फोटो से सॉल्व होगा। हाँ, वो एमआर स्टार यूज करना, वेक्टर वाला है ना बेटा, वेक्टर वाला एमआर स्टार यूज करना, ठीक है। एक छोटा सा सवाल ये भी है, ये प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, और ये प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस a है, मतलब सेंटर से लिए तो टोटल डिस्टेंस 2 है, और आधा a लिया तो सेंटर पे हो गया। इससे x डिस्टेंस ऊपर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इस माइनस क्यू पे नेट फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन दिस माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस स्मॉल क्यू ले लेते हैं बेटा। क्यों लेते हैं माइनस स्मॉल क्यू? थोड़ा फील आना चाहिए ना, अलग चार्ज है, नहीं तो क्यू स्क्वायर कर लोगे तुम, है ना बेटा। माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, इस माइनस क्यू पे नेट फोर्स हमें चाहिए। बताओ ये माइनस लिखा है, मतलब ये क्या करेगा सर? अट्रैक्ट। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। दोनों का अट्रैक्शन सेम होगा, हाँ, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस सेम होगी, यहां से इसकी डिस्टेंस सेम होगी। कितनी होगी? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ए और ये एक्स, तो ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन सर ये किसी थीटा एंगल पे है, हाँ ये एफ किसी थीटा एंगल पे है, तो इस एफ का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, इस एफ का भी एक कंपोनेंट नीचे आएगा, इस एफ का एक कंपोनेंट आगे जाएगा, इस एफ का एक कंपोनेंट पीछे जाएगा। अगर बेटा ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, सिमेट्रिक है दोनों तरफ फोटो, तो एफ का ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और एफ का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, मतलब 2 एफ कॉस थीटा। इस एफ का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा? तो एफ थीटा एंगल इधर बनाया तो इधर कॉस वाला, इधर साइन वाला, एफ साइन थीटा, और ये एफ इधर जाएगा तो एफ साइन थीटा। ये थीटा आपने एज्यूम किया था, तो एफ साइन थीटा से एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना बचेगा? नेट फोर्स आपका बचेगा 2f साइन थीटा। ये यहीं से मैं अगले लेक्चर में पढ़ाना शुरू करूंगा, ये मैं पूरा फिर से बताऊंगा, पूरा फिर से बताऊंगा। ये मैंने थोड़ा हिंट दिया है, तुम कैलकुलेट करके निकालना, आंसर तुम्हारा क्या आता है वो बताना। कुछ क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स बटा समथिंग, जो भी आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देखना ये आना चाहिए, ए बराबर आएगा के 2q, ना क्यू ही आएगा, के क्यू स्मॉल क्यू नहीं 2 आएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में ही है, ये 2 तो यही है, बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। 2 से 2 3 3 2 आना चाहिए, ये आएगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना, ये पूरा मैं ड्राइव करके नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगा। फिर यहां पे ये ऑसिलेशन होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ऑसिलेशन होगा। कैसे पता चला? एक भाई ये प्लस क्यू है, ये भी तेरा प्लस क्यू है, यहां पे कोई तू माइनस क्यू रखेगा, तो बता ये क्या कर रहा था सर? अट्रैक्ट। ये क्या कर रहा था? अट्रैक्ट। क्या इस लाइन पे आएगा? हाँ। और यहां पे अगर माइनस क्यू होता तो नेट फोर्स क्या होता? प्लस क्यू से r/2, सॉरी प्लस क्यू से ए डिस्टेंस, इस प्लस क्यू से ए डिस्टेंस, तो इस पे नेट फोर्स यहां पे 0 है। अगर मैं यहां ले जाके इसको छोड़ू तो ऊपर भागेगा, ऊपर ले जाकर छोड़ू तो नीचे भागेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के अलोंग किसी चार्ज को डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो क्या होता है? SHM। तो हम SHM पढ़ेंगे, और साथ में कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर था सवालों से भरपूर, समय लगा, लेकिन ये सारे सवाल करने जरूरी है। अच्छा, ये सारे सवाल करने से तुम्हें थोड़ा सा मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, वेक्टर भी थोड़ा समझ आए, इन सब चीजों का यूज होगा आगे, समझ में आया कि नहीं है? तो ये जरूरी है। और किसी भी सेक्शन के स्टार्टिंग वाले पार्ट को स्ट्रांग करो। जैसे मान लो तुमने स्टार्टिंग वाले पार्ट में बहुत मेहनत किया,
तो आगे कम मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा समझ आएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाला पार्ट तुम्हारा कमजोर है तो आगे वाला पार्ट कमजोर ही रहेगा, तो तू लाख संघर्ष कर ले। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन वहां होना है, बाय डिफॉल्ट होना है। तो शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कम रिजल्ट आता है। मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। बाद में मेहनत कम भी करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, और उतना ही मेहनत करोगे तो एकदम जोरदार हो जाएगा। इस बात को समझिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।